हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा पश्चिम बंगाल के करंट अफेयर पूरे एक साल के 2021 के, जनवरी से लेकर दिसंबर 2021। ये जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे वेस्ट बंगाल पीसीएस, वेस्ट बंगाल में टीचर्स रिक्रूटमेंट एसआई या वेस्ट बंगाल का कोई भी एग्जाम जिसमें वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर आते हैं उसमें काफ़ी यूजफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे वेस्ट बंगाल का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया है वो कौन सा पुलिस स्टेशन है, ये रैंकिंग दी यूनियन होम मिनिस्ट्री ने। तो याद रखिए, पूरे वेस्ट बंगाल का जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो है जगत बल्लभपुर पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट है हावड़ा रूरल। ठीक है, जगत बल्लभपुर हावड़ा रूरल में वेस्ट बंगाल का बेस्ट पुलिस स्टेशन है। और पूरे इंडिया का बेस्ट है सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि नई दिल्ली में है। ये जो रैंकिंग है ये बीपीआरडी देता है, जो पुलिस रिसर्च की एक ब्यूरो है, एक संस्था है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी बीपीआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रैंकिंग निकालता है। टॉप 10 में वेस्ट बंगाल का नहीं रहा, लेकिन पूरे वेस्ट बंगाल का बेस्ट है जगत बल्लभपुर पुलिस स्टेशन जो हावड़ा रूरल में आता है। अभी अभी डोरंड कप खेला गया, ये 130th एडिशन था। तो आपको बताना है ये किसने जीता, और ये मुकाबला हुआ कहां पर था? विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन कोलकाता में खेला गया था। इस बार ये फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता। फुटबॉल क्लब गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराया फाइनल में और अपना पहला डोरंड कप जीता है। डोरंड कप बहुत पुराना टूर्नामेंट है, राइट। 130 ईयर्स इसको हो चुके हैं और एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने और ईस्टर्न कमांड, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की ईस्टर्न कमांड है, उसने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था डोरंड कप। वैसे वेस्ट बंगाल फुटबॉल में काफ़ी आगे रहता है और बहुत बड़े बड़े फुटबॉल क्लब हैं जो बंगाल से हैं, जैसे ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। कौन से इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जो वेस्ट बंगाल से हैं? इन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। इसका नाम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के नाम पे रखा हुआ है और ये मिला है कौशिक बसु को। कौशिक बसु ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं और अभी जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में वहां पर पढ़ाते हैं। इनफैक्ट भारत सरकार के ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं 2009 से 2012 तक। इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है और अभी अभी इन्हें मिला है हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। वेस्ट बंगाल हॉकी के कौन से खिलाड़ी थे वेस्ट बंगाल से जिनकी डेथ अभी अभी हो गई? ये दो बार 1948 ओलंपिक्स और 1952 ओलंपिक्स में जो हमारी ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग टीम थी उनके मेंबर थे। इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स थे। इनका नाम था केशव चंद्र दत्त। केशव चंद्र दत्त, दो बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इनकी डेथ हो गई। ये बहुत गोल्डन इरा था इंडियन हॉकी का जिसके ये पार्ट थे। तो हाफ बैक पोजिशन में खेलते थे ये, और इनका जन्म वैसे लाहौर में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। उसके बाद 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स, जहाँ पे हमने नीदरलैंड को डिफीट किया था 6-1 और हम ओलंपिक चैंपियन बने थे 5वीं बार। और 1948 में भी हमने ब्रिटेन को हराया था 4-0 से वेम्बले स्टेडियम लंदन में, और ये हमारा पहला गोल्ड मेडल था इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, इतना ही नहीं, ये बैडमिंटन प्लेयर भी थे, तो मल्टी टैलेंटेड थे, लेकिन मेनली ये हॉकी प्लेयर थे। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्हें अपनी कौन सी स्कीम के लिए प्लेटिनम अवार्ड मिला स्कॉच अवार्ड्स में? तो याद रखिए, वेस्ट बंगाल को 4 स्कॉच अवार्ड मिले हैं, 4। तो कौन सी स्कीम के लिए मिला है? एक है स्कीम शिल्प साथी, इसके लिए मिला है। शिल्प साथी है क्या? ये ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल है, तो इसे मिला है। और इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल में जो ऑटो रिन्यूअल हो जाता है सर्टिफिकेट का, सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट, उसके लिए वेस्ट बंगाल को गोल्ड अवार्ड मिला। गोल्ड अवार्ड मिला ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट। एक ऑनलाइन इशू ट्रेड लाइसेंस करने के लिए रूरल एरियाज में
उसके लिए भी सिल्वर मेडल मिला। और ई नाथीकरण, ई नाथीकरण ये ऑनलाइन सिस्टम है फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ डीड्स, इसके लिए भी सिल्वर मेडल मिला। यानी 4 स्कॉच अवार्ड मिले। उनमें एक था प्लेटिनम अवार्ड जो मिला शिल्प साथी स्कीम के लिए, एक था गोल्ड अवार्ड जो मिला ऑटो रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनलिस्टमेंट के लिए, और 2 मिले सिल्वर अवार्ड। सिल्वर अवार्ड किस चीज के लिए मिले? ई नाथीकरण के लिए और रूरल एरियाज में जो ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस इशू होते हैं उसके लिए। कोई डाउट इसमें? टोटल 4 स्कॉच अवार्ड बंगाल को मिले। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक है यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। ये बैंक कहां पर है? ये बैंक बागना का है, और बागना जो है ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आंसर है हावड़ा। आप जानते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है 1949 जो आरबीआई को ये पावर देता है कि वो बैंक्स को रेगुलेट कर सकता है। तो यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक बागना हावड़ा, इसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया। अभी अभी भारत के 14 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनको कैट सर्टिफिकेट मिला है। कैट्स मतलब होता है कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड, यानी कैट सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये होता है कि ये टाइगर रिजर्व इंटरनेशनल लेवल का है। तो क्या इनमें कोई वेस्ट बंगाल का है? हाँ, इनमें है। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व को कैट सर्टिफिकेट मिला है। भारत में 14 टाइगर रिजर्व्स को मिला है, और इनमें से ये 14 यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए हैं। इन 14 में एक वेस्ट बंगाल का है, और वेस्ट बंगाल में 2 ही टाइगर रिजर्व हैं। तो एक है बक्सा टाइगर रिजर्व और एक है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। आगे बढ़ते हैं। हिरसापति और लक्ष्मण भोग ये कौन से टाइप के फ्रूट हैं बंगाल के? ये अभी अभी हमने एक्सपोर्ट किए थे बहरेन में, तो ये न्यूज़ में आए थे। याद रखिए ये जो दोनों हैं ये मैंगो के वैरायटी हैं, तो आंसर है मैंगो। और ये कोई आम मैंगो नहीं है, ये बेसिकली जीआई टैग्ड मैंगो है, इनको जीआई टैग भी मिल चुका है। इनफैक्ट हमने बहरेन में जो जरदालू मैंगो हैं बिहार के वो भी शोकेस किए थे। टोटल हमने 16 टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं इंडिया के वो शोकेस किए थे। इंडिया मैंगो प्रमोशन प्रोग्राम बहरेन में हुआ था ये, ठीक है। और एपेडा करता है ये काम, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट करता है, ये काम है एपेडा का। यहाँ पे आपको ये भी बता दूं, ये जो कंट्री है बहरेन, ये अभी अभी 104th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का बहरेन 104वां मेंबर बना है। इंडियन एयरफोर्स ने अभी अभी जो रफाल जेट हैं उनका 2nd स्क्वाड्रन बनाया है फॉर्मली। ये वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस में बनाया है। हासीमारा एयरबेस ईस्टर्न एयर कमांड का एयरबेस है। ये कौन से जिले में आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? याद रखिए हासीमारा एयरबेस अलीपुर द्वार में आता है, तो आंसर है अलीपुर द्वार। और ये जो पहला स्क्वाड्रन था ना रफाल का, वो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को मिला था जो हरियाणा में है, और दूसरा अलीपुर द्वार में हासीमारा एयरबेस को मिला है। रफाल हमने फ्रांस से बाय किए हैं, और रफाल को बनाया है फ्रांस की एक कंपनी जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। इन्होंने रफाल को बनाया है। इंडिया ने ऑर्डर किया था 36 रफाल का, और 26 रफाल इंडिया को मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी अभी जीआई टैग्ड प्रोडक्ट है मिही दाना। आपको बताना है ये मिही दाना क्या है। बंगाल में मिही दाना क्या किसे बोलते हैं? तो मिही दाना जो है ये एक स्वीट डिश है वेस्ट बंगाल की। ये मेनली बर्धमान में ये मिलती है, बर्धमान की है ये स्वीट डिश। इसे भी जीआई टैग मिल चुका है मिही दाना को, और ये भी हमने बहरेन किंगडम जो है मिडल ईस्ट में वहां पे एक्सपोर्ट की थी, तो इसलिए न्यूज में था मिही दाना। ये एक स्वीट डिश है और ये बर्धमान की है। अभी अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो आया उसमें वेस्ट बंगाल का रैंक क्या था? ये नीति आयोग ने दिया था, तो कर्नाटका ने टॉप किया था इसमें, और वेस्ट बंगाल का आप देख सकते हैं कि टॉप 10 में वेस्ट बंगाल आपको नजर नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल था 11th नंबर पे। इनोवेशन के मामले में वेस्ट बंगाल 11th नंबर पे था, और टॉप किया कर्नाटका ने। कर्नाटका का स्कोर था 42.5। क्लियर? अगर मैं हिली स्टेट्स की बात करूं या
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं तो हिमाचल ने टॉप किया और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली ने टॉप किया। तो हिमाचल सबसे इनोवेटिव हिली स्टेट है और दिल्ली सबसे इनोवेटिव यूनियन टेरिटरी है, कर्नाटका सबसे इनोवेटिव स्टेट है। वेस्ट बंगाल से कितने पर्सन हैं जिन्हें 2022 के लिए पद्म भूषण मिला है? पद्म भूषण, तो याद रखिए पद्म भूषण 2 लोगों को मिला, विक्टर बनर्जी और बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं, सीपीआईएम पार्टी के हैं। और जो विक्टर बनर्जी हैं इनको आर्ट के लिए, ठीक है, इनको आर्ट के लिए, तो आंसर है दो लोगों को मिला पद्म भूषण। कोई डाउट इसमें? 2 लोगों को मिला पद्म भूषण। और अगला क्वेश्चन ये है कि वेस्ट बंगाल से कितने लोगों को पद्मश्री मिला? पद्म विभूषण किसे भी नहीं मिला, एक को भी पद्म विभूषण नहीं मिला। पद्म भूषण 2 को मिला और पद्मश्री मिला 4 को। ये 4 लोग कौन हैं? प्रहलाद राय अग्रवाल, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, संघमित्रा बंदोपाध्याय, साइंस और इंजीनियरिंग, काली पदा सरेन, लिटरेचर एजुकेशन, और काजी सिंह कला, आर्ट के फील्ड में। और अब बात करते हैं पद्म अवार्ड 2021 यानी पिछले साल। तो भारत की सरकार ने 7 लोगों को बंगाल से हैं जिन्हें पद्मश्री दिया था। पद्म भूषण किसी को नहीं मिला था और पद्म विभूषण भी किसी को नहीं मिला था। पद्मश्री मिला था बंगाल से 7 लोगों को। ये 7 लोग कौन हैं? धर्म नारायण वर्मा, लिटरेचर एजुकेशन, बीरेन कुमार बशक, आर्ट, सुजीत चट्टोपाध्याय, लिटरेचर एजुकेशन, मऊमा दास, स्पोर्ट्स। मऊमा दास जो हैं ये कौन सा खेल खेलती हैं, क्या आप ये मुझे बता सकते हैं? मऊमा दास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं भारत की। कौन से स्पोर्ट में है ये? तो ये टेबल टेनिस खेलती हैं। फिर नारायण देवनाथ, ठीक है, नारायण देवनाथ आर्ट, जगदीश चंद्र हल्दर, लिटरेचर एजुकेशन, और गुरु मां कमली सोरेन, सोशल वर्क। वेस्ट बंगाल का क्या रैंक था ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में? ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है डिफरेंट स्टेट्स के, तो उनका रैंकिंग आया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने दिया है। ये बताता है कि कौन से स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना ट्रांसपेरेंट है। तो उस मामले में वेस्ट बंगाल का जो रैंक था आप यहाँ पे देख सकते हैं वो था 4th। इसको ज्वाइंट टॉप किया ओडिशा और तेलंगाना ने। 2nd नंबर पे तमिलनाडु, 3rd नंबर पे मध्य प्रदेश और 4th पे था वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का गुड गवर्नेंस इंडेक्स में क्या रैंक था? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में वेस्ट बंगाल को ग्रुप बी में रखा गया था। लार्ज स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में टॉप किया गुजरात ने, ओवरऑल भी टॉप किया गुजरात ने, और ग्रुप बी में टॉप किया था मध्य प्रदेश ने। सो ग्रुप बी में 8th पोजीशन हासिल किया वेस्ट बंगाल ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स। और गुड गवर्नेंस इंडेक्स को DARPG ने कंडक्ट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, ठीक है। तो इसमें गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 10 सेक्टर थे टोटल। सेक्टर मतलब जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर, और 58 इंडिकेटर थे टोटल। 58 इंडिकेटर थे टोटल। तो ओवरऑल गुजरात नंबर 1 रहा, यूनियन टेरिटरी में दिल्ली नंबर 1 रहा। यूनियन टेरिटरी में टॉप किया था दिल्ली ने, और हिमाचल ने टॉप किया था, जो हिली स्टेट थे उनमें हिमाचल ने टॉप किया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने एक लिस्ट बनाई है 100 प्लेसेस टू विजिट, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जो ये लिस्ट है इसमें बंगाल से कितने प्लेसेस हैं? तो याद रखिए बंगाल से इसमें 4 प्लेसेस हैं। मैं आपको बता देता हूँ 4 कौन से हैं। एक है विष्णुपुर, फिर है कूच बिहार, मुर्शिदाबाद और शांति निकेतन। ये 4 प्लेसेस हैं मस्ट विजिट प्लेसेस, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत, 4 बंगाल से हैं। मुर्शिदाबाद जो है यहाँ पे फरक्का बैरेज भी यहीं पर है। फरक्का बैरेज से गंगा का जो वाटर है वो हुगली में जाता है, तो वो मुर्शिदाबाद में है। और शांति निकेतन। तो ये 4 प्लेसेस हैं बंगाल से यूजीसी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिस्ट में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही ये 100 प्लेसेस विजिट करनी है स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक नेशनल असेसमेंट सेंटर भी बनेगा जिसका नाम होगा परख। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये बेसिकली 3rd अटेम्प्ट है हमारे रिफॉर्म्स के लिए। 1968 और 1986 में रिफॉर्म किया गया था हमारा एजुकेशन फ्रेमवर्क, तो ये 3rd टाइम किया जा रहा है अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट कितना है? एक टारगेट हमारे स्कूल्स के लिए है कि 2030 तक हमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो चाहिए बच्चों का 2030 तक। और एक हमारे कॉलेजेस या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए है, हायर एजुकेशन में हमें 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो चाहिए बच्चों का। ये 2 टारगेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के।
वेस्ट बंगाल का पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में क्या रैंक रहा? इस इंडेक्स को टॉप किया केरला ने, पब्लिक अफेयर इंडेक्स को, और वेस्ट बंगाल इसमें 15th पोजीशन पे रहा। 15th पोजीशन। छोटे राज्यों में सिक्किम नंबर 1 था इसके अंदर, स्मॉल स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरीज में इसमें पुदुचेरी जो है वो नंबर 1 था। कितने स्मार्ट सिटी हैं वेस्ट बंगाल से स्मार्ट सिटीज मिशन में जो डेजिग्नेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा? तो वेस्ट बंगाल से 4 स्मार्ट सिटीज होंगे। एक न्यू टाउन कोलकाता, विधान नगर, दुर्गापुर और हल्दिया। ये 4 स्मार्ट सिटीज होंगे वेस्ट बंगाल से। टोक्यो ओलंपिक्स में वेस्ट बंगाल से कितने एथलीट्स गए थे? तो वेस्ट बंगाल से 3 लोग गए थे। अतनु दास आर्चरी में गए थे। इनकी वाइफ जो है दीपिका कुमारी, वो भी बहुत जानी मानी आर्चर हैं। सुतीर्था मुखर्जी टेबल टेनिस, और प्रणति नायक। प्रणति नायक जिम्नास्ट हैं। प्रणति नायक, ठीक है, झारग्राम से हैं। तो ये 3 लोग गए थे। ये टोक्यो में रिप्रेजेंट किया था इन्होंने इंडिया को। टोटल 3 लोग बंगाल से थे। वेस्ट बंगाल का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में क्या रैंक है? ये नीति आयोग ने रिलीज करा फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। वेस्ट बंगाल का रैंक है 11th। इसको टॉप किया केरला ने, यानी केरला जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करने में सबसे आगे चल रहा है। आईपीएफ स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स आया, इसमें वेस्ट बंगाल का क्या रैंक रहा? इसमें नंबर 1 था आंध्र प्रदेश। तो स्मार्ट पुलिसिंग में आंध्रा नंबर 1 था। वेस्ट बंगाल का रैंक था 16th, 1616। तेलंगाना सेकंड नंबर पे था, आंध्रा नंबर 1 था। कौन सी फिल्म है जिसे बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड मिला 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? तो याद रखिए, ये जो अवार्ड्स हुए थे वो 2019 के लिए हुए थे, जो फाइनली अनाउंस किए गए थे 2021 में। और ये इवेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा करवाया जाता है। तो ये जो बंगाली फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे, वो है गुमनामी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 4 अवार्ड्स वेस्ट बंगाल को मिले। एक तो बेस्ट बंगाली फिल्म गुमनामी। बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का अवार्ड मिला प्रबुद्ध बैनर्जी फॉर द मूवी ज्येष्ठ पुत्रो, बंगाली मूवी है ये। बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला ज्येष्ठ पुत्रो कौशिक गांगुली को, और बेस्ट स्क्रीन प्ले एडेप्टेड गुमनामी के लिए सृजित मुखर्जी। तो 4 अवार्ड वेस्ट बंगाल को मिले। अभी अभी कौन से नेशनल अवार्ड विनिंग बंगाली फिल्म डायरेक्टर हैं जिनकी डेथ हो गई थी जून 2021 में? तो इनका नाम था बुद्धदेव दासगुप्ता। बुद्धदेव दासगुप्ता। इन्हें नेशनल अवार्ड मिले थे बेस्ट फिल्म के लिए कई बार, जैसे काल पुरुष फिल्म आया था इनका 2005 में, मेयर उपाख्या 2002 में, और लाल दर्जा 1997, चराचर 1994 और बाग बहादुर 1989। इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फिल्म के लिए तो मिले ही थे कई बार, इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट डायरेक्शन के लिए भी मिले थे 2 फिल्म के लिए, एक उत्तर ईयर 2000 और एक स्वप्नेर दिन 2005। इन्हें नेशनल अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म के लिए भी मिला था बंगाली में फॉर मल्टीपल टाइम्स। सो ही वाज अ मल्टीपल टाइम्स नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। अभी अभी कौन से एमिनेंट बंगाली राइटर हैं जिनकी डेथ हो गई अगस्त में, और इन्होंने कुछ बुक्स लिखे थे जैसे मधुकरी और कॉलर, ये बुक लिखे थे। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था बुद्धदेव गुहा। बुद्धदेव गुहा। तो इनकी एक और बुक थी सोबिनॉय निवेदन। सोबिनॉय निवेदन। इन्हें आनंद पुरस्कार भी मिला था 1976 में। शिरोमन पुरस्कार और शरद पुरस्कार भी मिले हुए थे। कौन सा प्रोजेक्ट है जो अभी अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? इसमें ओपन एयर क्लासरूम्स होंगे प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए। इसका नाम है पढ़ाई शिक्षालय, नेबरहुड स्कूल्स। बेसिकली अगर क्लोज्ड क्लासरूम होते हैं तो स्टूडेंट्स को एक फोबिया हो सकता है, क्लासरूम से डर लग सकता है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन है चिल्ड्रन को क्लास 1 to 5, उनमें ये पढ़ाई शिक्षालय होंगे। मिड डे मील्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, और कोशिश की जाएगी बच्चे जो हैं वो डरे ना पढ़ाई से। यहाँ पे घर जैसा माहौल होगा क्योंकि ओपन एयर क्लासरूम्स हैं। तो क्लास 1 to 5 के लिए मेनली ये किए गए हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट इससे कम होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर होता है जहाँ पे जो मालगाड़ी होती है, जिसे हम फ्रीट ट्रेन बोलते हैं, उसके लिए स्पेशल रेलवे ट्रैक होता है। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ये 1856 किलोमीटर का है। ये डंकुनी से लुधियाना तक जाएगा, ओके, यानी ईस्ट इंडिया को वेस्ट इंडिया से कनेक्ट करेगा। सो डंकुनी आपको बताना है वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है।
डंकुनी जो है ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में आता है, और लुधियाना जो है पंजाब में, वहां तक पूरा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य अकेडमी अवार्ड ये 24 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 8 स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो 2 लैंग्वेजेस और जोड़ लो, एक तो है राजस्थानी और एक है इंग्लिश, तो टोटल 24 लैंग्वेजेस के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। इस बार बंगाली के लिए किसे मिला? बंगाली के लिए मिला था ये ब्रत्या बसु को, ब्रत्या बसु, तो ये मिला इन्हें ब्रत्या बसु को। और आपको यह भी याद रखना है कि साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार बंगाली के लिए मिला था गौरव चक्रवर्ती को, ये यंग राइटर को दिया जाता है। और बाल साहित्य पुरस्कार बच्चे को दिया जाता है, मतलब जिसने बच्चे, मतलब यहाँ पे जो बच्चों की किताब लिखी है, तो वो मिला सुनिर्मल चक्रवर्ती को, बाल साहित्य पुरस्कार सुनिर्मल चक्रवर्ती। तो आपको तीनों याद रखने हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड ब्रत्य बसु, साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कारम गौरव चक्रवर्ती, और बाल साहित्य पुरस्कार सुनिर्मल चक्रवर्ती। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन लॉन्च किया, प्रोग्राम वुमेन के लिए, जो सुंदरबंस की वुमेन है उनके लिए? तो ये लॉन्च किया था सिडबी ने, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। अभी 5 हो गए हैं इंडिया में AIFI अकॉर्डिंग टू दी RBI एक्ट ऑफ 1934। तो 5वां था नैबफिड, ये अभी अभी डिक्लेयर किया गया है। जो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट है नैबफिड, वो भी एक AIFI डिक्लेयर किया गया है, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और सिडबी के जो चेयरमैन है वो हैं S रमन। तो ये सुंदरबन के जो वुमेन है उनके लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन स्टार्ट किया गया था। अभी अभी किताब लिखी गई है अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। ये किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है उमा दास गुप्ता ने, उमा दास गुप्ता। जो श्रीनिकेतन है ये विश्व भारती इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो शांति निकेतन में है उसका एक विंग है, ठीक है। इसे हम 1922 में बेसिकली, शांति निकेतन की बात हो रही है यहाँ पे, रविंद्रनाथ टैगोर का जो वर्क है विलेज रिकंस्ट्रक्शन में बाय सेटिंग अप श्रीनिकेतन, वो इसमें शोकेस किया गया है, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो एफर्ट्स हैं, नॉट एज अ राइटर बट एज अ सोशल रिफॉर्मर, वो इस बुक में बताए गए हैं। अभी अभी भारत का 72nd चेस ग्रैंड मास्टर कोलकाता से है, उसका नाम क्या है? ग्रैंड मास्टर बनना बहुत डिफिकल्ट होता है चेस में, 3 GM नॉर्म्स चाहिए होते हैं। तो भारत के 72nd ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राभा गुहा, मित्राभा गुहा। ही इज द 72nd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। चेस की जो ऑफिशियल बॉडी है हम उसे फिडे बोलते हैं, और इसका हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अभी अभी एक बुक लिखी गई है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है मिस्टर भास्कर चट्टोपाध्याय ने, भास्कर चट्टोपाध्याय। सत्यजीत रे ने एक हिंदी फिल्म में बनाई थी जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। अभी अभी जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसके चेयरमैन दोबारा कौन रीअपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है अविक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के दोबारा चेयरमैन बने हैं अविक सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट। 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर ये लगा था, ये फरवरी 2022 से मार्च 2022 तक लगा था, लगभग 15 दिनों के लिए। 45th एडिशन था। इसमें फोकल थीम कंट्री कौन सा था? फोकल थीम कंट्री इसमें था बांग्लादेश, फोकल थीम कंट्री था बांग्लादेश, और इसका इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विप्लवी भारत गैलरी इनॉग्रेट करी है, ठीक है। शहीद दिवस था 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, तो अभी 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया गया था। तो आपको बताना है ये कहाँ पे इनॉग्रेट की थी विप्लवी गैलरी। ये की थी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। इसका पर्पज़ ये है कि जो बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको शोकेस किया जाए। अभी अभी पहला लार्ज सर्वे वेसल इंडियन नेवी को बनाकर दिया है, ये गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर कंपनी ने दिया है जो कोलकाता में हेडक्वार्टर्ड है। और गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर पहली कंपनी है जिसने 100 शिप्स बना के दिए हैं इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को। तो आपको बताना है ये जो सर्वे वेसल है, सर्वे शिप, इसका क्या नाम है? इसका नाम है संधायक। और टोटल 4 बनेंगे, तो 4 में सबसे पहला बना है INS संधायक, और इसको बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर और इंजीनियर ने। इंडियन रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल
अभी अभी कमीशन किया गया है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा। कहाँ पर? तो ये आसनसोल डिवीजन में किया गया है। तो आंसर है आसनसोल डिवीजन ऑफ द इंडियन रेलवे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हम 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल इंडिया में सेटअप करेंगे अगले 3 सालों में। तो सबसे पहला आसनसोल डिवीजन में सेटअप किया गया है। ठीक है, और जो मैथन पावर लिमिटेड है झारखंड, मैथन पावर लिमिटेड झारखंड, उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसके साथ मिलकर ये काम करेगा। ठीक है, और इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अभी हैं मिस्टर वी.के. त्रिपाठी, और टोटल 18 रेलवे जोन है इंडियन रेलवेज के। सबसे लंबा शिप कौन सा है जिसने सेल किया ब्रह्मपुत्रा नदी में? और इसने सेल कहां से कहां तक किया? हल्दिया से लेकर पांडु पोर्ट। पांडु पोर्ट गुवाहाटी असम में है, और हल्दिया पोर्ट आप जानते हैं वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो शिप है 90 मीटर लंबा है, आज तक का सबसे लंबा शिप है जिसने ब्रह्मपुत्रा में सेल किया है। ठीक है, तो इस शिप का नाम क्या है? इस शिप का नाम है एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल। एम.वी. राम प्रसाद बिस्मिल। अभी अभी पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक देओचा पश्चिमी, देओचा पश्चिमी कोल ब्लॉक, ये वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, एक तो देओचा पश्चिमी है और एक है देवानगंज हरिन सिंह कोल ब्लॉक। तो अगर पूछे इंडिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक कौन सा है, तो वो है देओचा पश्चिमी। और अगर मैं इनको मिला के बोलूं, देओचा पश्चिमी, देवनगंज, हरिन सिंह, तो ये 2012 मिलियन टन ऑफ कोल है यहाँ पे, जो अगेन इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो ये कहाँ पे है? ये है बीरभूम में। काफी प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, लेकिन वेस्ट बंगाल को काफी फायदा हो सकता है इससे, क्योंकि अगर इसकी माइनिंग होगी तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को काफी रेवेन्यू मिलेगा। तो पहला मेजर इंडियन पोर्ट कौन सा है जिसने रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम इशू किया? ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता पोर्ट का दूसरा नाम है। ये पोर्ट भारत का सबसे पुराना पोर्ट है, 1870 में बना था, यानी 152 ईयर्स पुराना है। ये पहला मेजर इंडियन पोर्ट है। अभी 13 मेजर इंडियन पोर्ट है, जो 13वां था वो था वधावन पोर्ट महाराष्ट्र में, ये 13 था। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये पहला पोर्ट है जहां पे रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ है। इससे जो लॉन्ग रेंज मेरीन कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा होगा। अभी अभी एक ट्रेन सफारी है जो स्टार्ट की गई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग स्टेशन तक। तो ये कौन सी सफारी है? ये है जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी। जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी। जब आप इसमें ट्रैवल करेंगे तो आप महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके ब्यूटीफुल व्यूज आप ले सकते हैं। तो 2 टॉय ट्रेन चलती हैं, एक तो ये अब स्टार्ट हुई है जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग। ठीक है, और जो दूसरी है वो है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग। कौन सा दिन है जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट खेला होबे दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेगी? तो ये है 16 अगस्त। 16 अगस्त का दिन खेला होबे दिवस के रूप में वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व किया जाएगा, याद रखिए 16 अगस्त। आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्कीम है जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है? उसमें स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का, अगर वो हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो इसका नाम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। हमारा कौन सा रेलवे है इंडिया का जिसका लोगो हमने पेटेंट ले लिया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जनेवा में है? तो ये है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। इनफैक्ट कालका शिमला रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और नीलगिरी माउंटेन रेलवे। कालका शिमला रेलवे जो है हिमाचल में है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है, और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल में। ये तीनों को मिला के बोलते हैं ग्रेट माउंटेन रेलवे, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का हमने लोगो पेटेंट करवा लिया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, वेरी इंपॉर्टेंट। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी अभी अनाउंस हुआ है। इसका टोटल लेंथ कितना है? तो 550 किलोमीटर है इसका, बिहार टू बंगाल पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। और ये अभी बनेगा, ये बिहार से भी पास होगा। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? तो डंकुनी जो है हुगली, वहाँ से ये स्टार्ट होगा, और पटना, बख्तियारपुर, नालंदा, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई, बांका जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार, उनसे ये पास होगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ढालकुनी से पटना, ठीक है, ढालकुनी से पटना तक ये जाएगा।
और बिहार को भी ये अच्छा कनेक्टिविटी देगा। इनफैक्ट झारखंड में जो देवघर है उसको भी कनेक्टिविटी देगा, जहाँ पे ज्योतिर्लिंग है देवघर में, बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, इसका टोटल लेंथ कितना है? अमृतसर कोलकाता, अमृतसर पंजाब में है, तो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये कवर करेगा पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को। ये अमृतसर से लेके ये भी डंकुनी तक जाएगा, तो इसका टोटल लेंथ है 1839 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, भारत में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, उनमें से एक का पार्ट होगा वेस्ट बंगाल, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अंडरस्टूड? वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल का रैंक क्या रहा 2021-22 में? तो लास्ट ईयर यानी 2020-21 में वेस्ट बंगाल नंबर 1 था वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे आ गया क्योंकि नंबर 1 हो गया यूपी। ठीक है, तो वेजिटेबल प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे रहा यूपी के बाद। ये लेटेस्ट फिगर है इंडियन गवर्नमेंट के, फाइनेंशियल ईयर 22 खत्म हुआ है 31 मार्च को, तो उस साल के। और फ्रूट्स में पिछले कुछ सालों से नंबर 1 बना हुआ है आंध्र प्रदेश। सो आंध्र प्रदेश फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है, और वेजिटेबल प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है, वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है। पहला गुड्स ट्रेन कैरिंग स्टोन चिप्स हल्दीबारी से चिलाहाटी रेल लिंक एक्टिवेट हो गया है। तो ये जो ट्रेन है इसने लीव किया दमदम स्टेशन, अलीपुरद्वार डिवीजन, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। ये दमदम जो है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये जलपाईगुड़ी में आता है। ठीक है, दमदम जो है ये जलपाईगुड़ी में आता है, नॉर्थ, हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। और हल्दीबारी से जो चिलाहाटी रेल लिंक है ये 1965 के बाद अब एक्टिवेट हुआ है, यानी काफ़ी साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 56 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, हल्दीबारी से चिलाहाटी जो रेल लिंक है। अब इसमें चिलाहाटी जो जगह है ये कहाँ पे है? चिलाहाटी, चिलाहाटी जो है ये बांग्लादेश में है, नीलफामारी एक डिस्ट्रिक्ट आता है वहाँ पे है। ठीक है, और दूसरा जो प्लेस है हल्दीबारी, तो हल्दीबारी कहाँ पे है? हल्दीबारी बंगाल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दीबारी कहाँ है? तो हल्दीबारी कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है हल्दीबारी, और चिलाहाटी बांग्लादेश में आता है। तो ये रेल लिंक स्टार्ट हुआ है, हल्दीबारी चिलाहाटी रेल लिंक। अभी अभी इस पे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है। अंडरस्टूड? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, एंड फाइनली इट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो 5 रेल रूट हैं बांग्लादेश और इंडिया के। एक तो हल्दीबारी चिलाहाटी हो गया, एक पेट्रापोल बीनापोल, एक है गेडे और दर्शन, एक है सिंहबाद रोहनपुर, और एक है राधिकापुर बिरोल। यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो हल्दीबारी रेलवे स्टेशन जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो उससे 4.5 किलोमीटर है, और चिलाहाटी जो है वो 7.5 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन है हल्दीबारी से चिलाहाटी। वेस्ट बंगाल का कौन सा सिटी है जहां पे वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने पहला पब्लिक सीएनजी बस इनॉग्रेट किया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया अभी अभी कोलकाता में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से चलता है, सीएनजी से चलता है। वेस्ट बंगाल में कौन से सिटी में चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का दूसरा कैंपस अभी अभी इनॉग्रेट किया गया? और ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया था 7 जनवरी 2022 को। तो ये कोलकाता में किया था, तो आंसर है कोलकाता। यहाँ पे चितरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट का दूसरा कैंपस इनॉग्रेट किया गया था। चितरंजन दास आप जानते हैं, एक फ्रीडम फाइटर थे चितरंजन दास, और हम इन्हें क्या बोलते थे? देश बंधु भी बोलते थे। चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था, दीन बंधु नहीं। दीन बंधु किसे बोलते थे? दीन बंधु हम बोलते थे सर चार्ल्स एंड्रयूज फ्रेयर को। कौन सी बंगाली सामी क्लासिकल सिंगर हैं जिनकी डेथ अभी अभी हो गई? इन्हें जय जयंती और निशी पद्मा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता था, तो इनका नाम था संध्या मुखर्जी। इनकी डेथ हो गई एक कार्डियक अरेस्ट से। इन्हें बंगा विभूषण भी मिला था। बंगा विभूषण हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वेस्ट बंगाल का, 2011 में इन्हें मिला था। कौन से फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर हैं वेस्ट बंगाल से जिनकी डेथ अभी अभी हो गई? 1970 एशियन गेम्स में जो ब्रॉन्ज मेडल विनिंग टीम थी उसके ये मेंबर थे, तो इनका नाम था सुरजीत सेनगुप्ता। ये मोहन बगान, ईस्ट बंगाल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के लिए भी खेलते थे। 1970 एशियन गेम्स हुए थे थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। कौन सी मैथमेटिशियन
हैं, मैथमेटिक्स प्रोफेसर हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इन्हें रामानुजम अवार्ड मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मिला है अभी अभी नीना गुप्ता, प्रोफेसर नीना गुप्ता को। और ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन इनके द्वारा दिया जाता है। श्रीनिवास रामानुजम का जन्मदिन हम भारत में नेशनल मैथ्स डे के रूप में मनाते हैं, तो इसका नाम रामानुजम अवार्ड है, रामानुजम के नाम पर। यह मिला है प्रोफेसर नीना गुप्ता को। कौन सा मोबाइल ऐप है जो कोलकाता मेट्रो ने लॉन्च करा है? इसमें आप अपना जो मेट्रो कार्ड है उसको रिचार्ज कर सकते हो फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। तो इसका नाम है मेट्रो राइड कोलकाता और इसको डेवलप किया है क्रिस ने, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, तो ये बने हैं डॉक्टर एस राजू। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इतना ही नहीं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। अभी अभी एक सुपर कंप्यूटर है जो आईआईटी खड़गपुर में लगाया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। इसका नाम क्या है? यह सुपर कंप्यूटर जो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन होता है ना, उसके तहत बनाया गया है। यह इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और इनका साथ दिया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर जनरली सीडीएसी बनाता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो पुणे में है। इसकी कैपेसिटी 1.6 पेटाफ्लॉप है। इस कंप्यूटर का नाम है परम शक्ति। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर अभी अभी लगाया गया है आईआईटी खड़गपुर में। एक और सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम प्रवेग, ये एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। और एक है परम गंगा, परम गंगा आईआईटी रुड़की में एस्टेब्लिश किया गया है। तो 3 सुपर कंप्यूटर इंडिया ने अभी अभी लगाए हैं। कौन सी स्कीम है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू करी है? इसमें जो टी वर्कर हैं उन्हें लैंड राइट्स दिए जाएंगे, फ्री हाउसेज दिए जाएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चा सुंदरी स्कीम। चा सुंदरी स्कीम से फायदा होगा 3,80,000 फैमिलीज को। ठीक है, जो टी गार्डन में गरीब वर्कर काम करते हैं उनके लिए ये स्टार्ट की गई है। तो ये अमित मित्रा ने लॉन्च की थी, जो बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर थे 2020 में। फाइनली ये स्कीम जमीन पर हम देखेंगे इसे। और जो घर मिलेगा उसमें 2 रूम्स, 1 किचन और 1 टॉयलेट होगा। ओडिशा की जो गवर्नमेंट है वो ओडिशा कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट उन्होंने अप्रूव कर दिया है। ये ओडिशा के टैंगी को वेस्ट बंगाल के दीघा के साथ जोड़ेगी। तो दीघा कहां पे है? दीघा पूर्व मदीनापुर में है, पूर्व मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है दीघा। तो ये 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ओडिशा के टांगी से स्टार्ट होगा। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के दीघा तक जाएगा। दीघा पूर्व मदीनापुर में है, कोई डाउट इसमें? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। और ये जो टांगी जगह है ये खोरदा में है, खोरदा डिस्ट्रिक्ट। अभी अभी वेस्ट बंगाल को $135 मिलियन अप्रूव किए हैं। कौन से बैंक ने? वेस्ट बंगाल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को रिलायबल बनाने के लिए। तो ये लोन वर्ल्ड बैंक ने दिया है $135 मिलियन का। एक लोन और दिया है वर्ल्ड बैंक ने $125 मिलियन का सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए वेस्ट बंगाल को। 2 लोन मिले हैं वेस्ट बंगाल को, $125 मिलियन एंड $135 मिलियन। अभी अभी कौन सी कंपनी है जिसने भारत का पहला इंडिजिनसली बिल्ट एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन बनाया है? यानी भारत का पहला मेट्रो जिसकी बॉडी एल्यूमिनियम की बनी है। ये कंपनी है टीटागढ़ वैगन और ये वेस्ट बंगाल की कंपनी है, कोलकाता बेस्ड है। टीटागढ़ वैगन इन्होंने बनाया है। और गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बन रहा है। गोरखपुर यूपी में है, वहां से सिलीगुड़ी तक। तो ये जो डिस्टेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर होगा। इसमें से 450 किलोमीटर बिहार से पास होगा। भारतमाला परियोजना के तहत ये बन रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ग्रीनफील्ड है ये एक्सप्रेसवे, एनएचएआई से बनाएगा। एनएचएआई की चेयरमैन कौन है अभी? अलका उपाध्याय। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में एक 500 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा, 500 किलोमीटर लॉन्ग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये ताजपुर से पुरुलिया तक जाएगा। ताजपुर में अभी अभी एक डीप सी पोर्ट बना है, बंगाल का पहला, तो वो ताजपुर में बना है। और मोस्ट लाइकली ताजपुर का जो डीप सी पोर्ट है उसे अदानी ग्रुप जो है वो मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये जो पोर्ट है नया बना है ताजपुर सी पोर्ट, और ये ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ताजपुर सी पोर्ट ईस्ट मिदनापुर में है, वहां से पुरुलिया तक जाएगा। तो ये होगा 500 किलोमीटर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
जो सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर होगा। ये उन 11 में नहीं है जो मैंने पहले बताए थे। उन 11 में तो बस एक था, ठीक है, जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रहा था, पंजाब से लेके, और जो वेस्ट बंगाल तक जा रहा था वो अलग है। मैं बात कर रहा हूँ जो बंगाल के अंदर बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ताजपुर से पुरुलिया तक जाएगा। ताजपुर कहाँ है? ताजपुर में डीप सी पोर्ट बना है अभी अभी, और ये ईस्ट मिदनापुर में है। अभी अभी चौथा बक्सा बर्ड फेस्टिवल हुआ बक्सा नेशनल पार्क में वेस्ट बंगाल में। तो बक्सा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? आपको बता दूं, जो बक्सा नेशनल पार्क है ये एक टाइगर रिजर्व भी है। वेस्ट बंगाल में बस 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, एक बक्सा टाइगर रिजर्व और दूसरा है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। सुंदरबन टाइगर रिजर्व। जब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर आ जाते हैं, जिसमें उन्हें फिर एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए, तो उसे बोलते हैं टाइगर रिजर्व। सो याद रखिए, बक्सा बर्ड फेस्टिवल बक्सा नेशनल पार्क में हुआ और बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये अलीपुरद्वार में है। सो आंसर है अलीपुरद्वार। और अलीपुरद्वार आप जानते हैं भूटान बॉर्डर से लगता है वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल एकदम, और अलीपुरद्वार में है बक्सा नेशनल पार्क। वेस्ट बंगाल का एक नेशनल पार्क आपको और याद रखना है, वो है जल्दापारा नेशनल पार्क। वो क्यों? क्योंकि अभी अभी भारत की सरकार का जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उसने इंडिया के 5 बेस्ट नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करे हैं। तो ये 5 कौन से हैं? 5 में 2 बंगाल के हैं, एक तो जल्दापारा नेशनल पार्क और एक रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बंगाल में है जल्दापारा नेशनल पार्क और बंगाल में ही है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये 2 इंडिया के जो बेस्ट 5 नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनमें डिक्लेयर किए गए हैं, और बाकी 3 जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, तो बस आपको याद रखना है जल्दापारा नेशनल पार्क और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भारत के 5 बेस्ट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से हैं। वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनका जो राइस रिसर्च सेंटर है, तो वेस्ट बंगाल में चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है ये आपको पता है? सो ये है चिनसुरा में। वेस्ट बंगाल में एक जगह है चिनसुरा, वहां पे है राइस रिसर्च सेंटर। तो उन्होंने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है उनके साथ मिलकर कौन सा चावल तैयार करा है? यह चावल आर्सेनिक रेजिस्टेंट है। आर्सेनिक रेजिस्टेंट ये इसकी क्वालिटी है। आर्सेनिक एक मेटल होता है जो काफी डेंजरस हो सकता है हमारी बॉडी में। तो वेस्ट बंगाल में वो एरियाज जहां पे आर्सेनिक ज्यादा है मिट्टी में, ये चावल उगाया जा सकता है, क्योंकि ये चावल आर्सेनिक को एब्जॉर्ब नहीं करता मिट्टी से, तो सेफ है। तो ये चावल कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल के राइस रिसर्च सेंटर ने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ मिलकर तैयार करा है चावल, जिसका नाम है मुक्तोश्री। जिसका नाम है मुक्तोश्री। यहां पे आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। और वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आया, साइक्लोन एम्फान, राइट? आपने भी, अगर आप बंगाल में रहते हैं, आपने जरूर फेस किया होगा साइक्लोन एम्फान। साइक्लोन एम्फान की वजह से बहुत ज़्यादा जो समुद्र का पानी है, मैं बे ऑफ बंगाल की बात कर रहा हूँ, समुद्र का पानी खेतों में घुस गया क्योंकि बारिश बहुत आया और तूफान आया। तो जब तूफान आता है तो समुद्र का पानी जो है वो शहरों में घुस आता है। इस वजह से अब समुद्र का पानी कैसा है? सॉल्ट वाला पानी है, नमकीन पानी है, और आपके ये फील्ड्स में आ जाएगा। तो क्या होगा? आपके फील्ड्स में जो मिट्टी है उसमें भी सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा, और जब मिट्टी में सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाएगा तो आप जो नॉर्मल चावल होता है उसको उगा नहीं सकते, क्योंकि वो नहीं उगेगा उसमें। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक ऐसा चावल चाहिए जो सॉल्ट रेजिस्टेंट होता है, राइट? तो सॉल्ट रेजिस्टेंट चावल केरला में ग्रो किया जाता है, जिसको बोलते हैं पोक्कली राइस। पोक्कली राइस। तो इस बार बंगाल के किसानों ने काफी ज्यादा पोक्कली राइस को ग्रो करा है, और स्पेशली केरला से मंगाया गया पोक्कली राइस, POKKALI। तो ये राइस भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पोक्कली राइस जो है कौन सा चावल है केरल का जो बंगाल के किसानों ने बहुत ज्यादा उगाया, क्योंकि पोक्कली राइस कैसा है? सॉल्ट रेजिस्टेंट है। तो ये डेल्टा वाले एरिया में भी ग्रो हो सकता है। डेल्टा वाले एरिया में क्या होता है? समुद्र का पानी और नदी का पानी मिलता है ना वहां पे, तो पानी नमकीन हो जाता है वहां पे, राइट? सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, और बहुत सारा सॉल्ट ऐसा भी है जो समुद्र से हवा के कारण उड़ के वैसे आता रहता है। तो पोक्कली राइस सॉल्ट रेजिस्टेंट राइस है केरला का, जो बंगाल के किसानों ने उगाया। और एक चावल और याद रखिए, मुक्तोश्री, ये है आर्सेनिक रेजिस्टेंट। तराई और द्वार, बंगाल का जो तराई और द्वार रीजन है, जिसे तराई द्वार बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं मिला के। वैसे आपको यह बता दूं, तराई वर्ड हम यूपी में ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है? तराई होता क्या है?
जो पहाड़ होते हैं उनके जो फुटहिल्स होते हैं, यानी जहां पे पहाड़ की ढलान खत्म हो रही है, जहां पे पहाड़ प्लेन से मिलता है, उस एरिया को तराई बोलते हैं, फुटहिल्स ऑफ द माउंटेन्स। तो यूपी वगैरह साइड में उसे तराई बोलते हैं, बंगाल में उसे द्वार बोलते हैं, लेकिन हम एक साथ मिलके भी उसे तराई द्वार बोल सकते हैं। वैसे असमीज लैंग्वेज में द्वार का मतलब होता है डोर, यानी कि दरवाजा, राइट। तो तराई द्वार का जो एरिया है बंगाल का, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं? दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैं नॉर्थ बंगाल ले चलता हूं। ये नॉर्थ बंगाल है। तो नॉर्थ बंगाल में आप यहां पे देखिए, ये है दार्जिलिंग, और दार्जिलिंग से अलग होके 2017 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था, ये है कलिम्पोंग, राइट। पहले कलिम्पोंग दार्जिलिंग का ही पार्ट था। तो अगर आप नॉर्थ बंगाल को देखें तो एकदम नॉर्दर्न बंगाल, यानी दार्जिलिंग का नॉर्थ और कलिम्पोंग का नॉर्थ, ये हिल स्टेशन है, क्योंकि यहां पे नॉर्थ में है ये, तो हिमालयाज हैं यहां पे, जिन्हें बोलते हैं मिडल हिमालयाज। तो दार्जिलिंग में जो हिमालयाज हैं वो हैं मिडल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज भी इन्हें कहा जाता है। तो सबसे ऊपर बंगाल में आपको मिलेंगे हिमालयाज, और उसके बाद जो नीचे का एरिया है ये यानी कि सिल्लीगुड़ी वाला जो एरिया है, जलपाईगुड़ी वाला एरिया है, अलीपुरद्वार और कूच बिहार, यहां पे एक्सटेंड करते हैं द्वार, क्योंकि माउंटेन्स तो खत्म हो गए, लेकिन माउंटेन्स के फुटहिल्स यहां पे आ गए। और बाकी का जो बंगाल है वो प्लेन है, पूरा वो प्लेन है। लेकिन जो वेस्टर्न बंगाल है, यानी कि पुरुलिया और बंकुरा वगैरह, ये प्लेट्यू है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे, जो वेस्टर्न बंगाल है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है और ड्रॉट काफी ज्यादा आता है। यहाँ पे बारिश सिर्फ 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, राइट। तो बंगाल की आपको पता होना चाहिए कि बंगाल में कहाँ क्या है। ये महानंदा कॉरिडोर है, इसे महानंदा कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये चिकन स्नैक है, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं इसे, जो सिल्लीगुड़ी से होकर रास्ता नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है। सो क्लियर है? तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दार्जिलिंग का जो लोअर हिस्सा है, ये सिलीगुड़ी डिवीजन है, जो यहाँ पे जलपाईगुड़ी, राइट, जलपाईगुड़ी ऑलमोस्ट पूरा, कुछ हिस्सा कलिम्पोंग का साउथ वाला हिस्सा, और अलीपुरद्वार, और ये नीचे कूच बिहार, ये तराई द्वार का एरिया है। और ये बहुत फर्टाइल है, यहाँ पे बहुत फर्टाइल एरिया है, क्योंकि पहाड़ से जब मिट्टी आती है, पहाड़ से जब पानी ऊपर से आता है, तो इस एरिया में मिट्टी फर्टाइल सॉइल जो है उसको डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती की जाती है, और यहाँ पे मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं वो आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। तो तराई द्वार क्लियर है आपको क्या है बंगाल में? पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया है जो भारत की सरकार ने एक ऑथोराइज्ड लैंड इमिग्रेशन चेक पोस्ट डिक्लेयर करा है? देखो, अगर आपको इंडिया में एंटर करना है तो एक चेक पोस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, जहां पे कस्टम क्लियरेंस लेना पड़ेगा आपको, और दूसरे तरह के ट्रैवल क्लियरेंस वगैरह लेने पड़ेंगे। तो बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है घोजा डांगा। घोजा डांगा, घोजा डांगा को अब भारत की सरकार ने एक इमिग्रेशन चेक पोस्ट डिक्लेयर कर दिया है इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए, क्योंकि बंगाल में अगर कोई आ रहा है तो बांग्लादेश से ही आएगा, राइट। बंगाल का बॉर्डर बांग्लादेश से ही लगता है, और किसी कंट्री से तो नहीं लगता है। हाँ, भूटान से ऊपर लगता है, लेकिन वहां से लोग उतने आते नहीं हैं, राइट। तो याद रखिए कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए घोजा डांगा चेक पोस्ट, और एक नई चेक पोस्ट और बनाई है त्रिपुरा में, जिसका नाम है अगरतला चेक पोस्ट, कैपिटल में। अगरतला और घोजा डांगा 2 मार्च 2020 से यह डिक्लेयर कर दी गई थी इमिग्रेशन चेक पोस्ट इंडिया में आने वाले लोगों के लिए। क्लियर? और ये घोजा डांगा चेक पोस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? नॉर्थ 24 परगना, नॉर्थ 24। पश्चिम बंगाल की सरकार ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है स्नेहर पोरोश। स्नेहर पोरोश योजना किसके लिए शुरू करी थी? याद रखिए, स्नेहर पोरोश योजना जो है वो माइग्रेंट लेबरर, प्रवासी मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी। और एक योजना और स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था प्रोचेस्टा। प्रोचेस्टा स्कीम स्टार्ट की गई थी किसके लिए? वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी गैर संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए स्टार्ट की गई थी प्रोचेस्टा, और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, माइग्रेंट लेबरर्स के लिए स्टार्ट की गई थी स्नेहर पोरोश। स्नेहर पोरोश योजना है क्या? इसमें वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट 1000 रुपए देगी माइग्रेंट वर्कर को, जिससे वो अपने घर वापस जा सकें, राइट। और प्रोचेस्टा स्कीम जो है उसमें डेली वेज लेबरर जो हैं, जो कोरोना की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उन्हें भी सरकार 1000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी। तो दोनों में जो अमाउंट था वो 1000 रुपीज था, स्नेहर पोरोश में भी और प्रोचेस्टा में भी। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कौन सा स्कीम स्टार्ट किया है जिसमें 50,000 एकड़ बैरन लैंड, बैरन लैंड होता है बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, इट इज नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। तो 50,000 एकड़ जमीन बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में उसको इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा।
क्योंकि खेती नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दूसरी चीजें नहीं हो सकती। आप वहां पे हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, बागवानी विकास जैसे बोलते हैं, आप वहां पे बाग बना सकते हैं, आप वहां पे पाइसी कल्चर कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, राइट। आप वहां पे एपी कल्चर कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, आप वहां पे सेरी कल्चर कर सकते हैं, यानी सिल्क वर्म्स को रियर कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, लेकिन एलाइड एक्टिविटीज तो कर सकते हैं, राइट। और ये 50,000 बैरन लैंड कहां कहां पे है? ये बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में है, बंकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, झारग्राम, वेस्ट बर्धमान और वेस्ट मिदनापुर, यानी वही जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल है वहां पे, जहां पे बारिश उतनी नहीं होती, जहां पे बंजर भूमि बहुत ज्यादा है, तो उसको अब यूज किया जाएगा फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। और इस स्कीम का नाम रखा है मातिर स्मृष्टि। इसमें 2.5 लाख लोगों को फायदा होगा, ऐसा सरकार का कहना है। 2.5 लाख लोग इससे बेनिफिट करेंगे। दार्जिलिंग का जो माउंटेनस रीजन है, राइट, उसको कौन सी नदी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? दार्जिलिंग के जो माउंटेन्स हैं, राइट, इनको मिडल हिमालयाज बोलते हैं, तो इनको एक नदी है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से आती है, ऊपर से सिक्किम से निकलती है और फिर ये बंगाल आती है और फिर ये आगे बांग्लादेश जाती है। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक तो है सिंगालीला माउंटेन रेंज और दूसरा है दार्जिलिंग रेंज। सिंगालीला रेंज जो है, जो पूरे वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट पीक है, वो यहीं पे है, जिसको बोलते हैं संडाकफू। ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वेस्ट बंगाल का। क्लियर? आपने संडाकफू ट्रैकिंग सुना होगा, तो संडाकफू ट्रैकिंग बहुत फेमस है टूरिज्म के हिसाब से। बहुत लोग दार्जिलिंग में जाते हैं संडाकफू ट्रैक कर रहे हैं। और बस यही याद रखना है, तीस्ता रिवर से एक सिंगालीला रेंज, और सिंगालीला रेंज जो है वहां पे एक नेशनल पार्क भी है जिसे बोलते हैं सिंगालीला नेशनल पार्क। भारत की सरकार को वेस्ट बंगाल में कौन से कमांड एरिया में फ्लड मैनेजमेंट के लिए $145 मिलियन का लोन मिला है AIIB से, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। यह बैंक चाइना डोमिनेटेड है, तो इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चाइना का है, लेकिन दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सा इस बैंक में इंडिया का है। सो AIIB ने $145 मिलियन का लोन दिया है दामोदर वैली में फ्लड मैनेजमेंट के लिए। दामोदर वैली कमांड एरिया बोलते हैं इसे, DVCA। यहां पे आपको यह भी बता दूं, $145 मिलियन का लोन इसके लिए IBRD ने भी दिया है, जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है। तो 145 मिलियन का दिया है वर्ल्ड बैंक ने और 145 मिलियन का दिया है AIIB ने, राइट। और बाकी पैसा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट लगाएगी। तो टोटल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है $413 मिलियन। इसमें 145 दिया है AIIB ने, 145 दिया है IBRD ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने। तो दामोदर वैली में फ्लड्स के मैनेजमेंट किया जाएगा। और दामोदर रिवर जो है ये हुगली में जाकर मिल जाती है। दामोदर रिवर को सौरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा फ्लड्स आते हैं इस रिवर में। और हुगली जो है, हुगली में पानी कहां से आता है? गंगा रिवर से। तो गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, क्योंकि जो हमने गंगा नदी पे फरक्का बैरेज लगाया हुआ है, फरक्का में, बंगाल में, वहां से पानी हुगली में डाइवर्ट कर दिया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नबार्ड ने वेस्ट बंगाल को कितना लोन दिया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए? तो नबार्ड ने सैंक्शन किया है 1050 करोड़, 1050 करोड़। और इसको ब्रेकअप करके देखें तो इसमें 300 करोड़ दिया जाएगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, और 700 करोड़ दिया जाएगा इसमें स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को, और बचा हुआ 50 करोड़ जो है वो दिया जाएगा रीजनल रूरल बैंक्स ऑफ बंगाल। तो टोटल हो गया 1050 करोड़। नबार्ड के चेयरमैन कौन है? मिस्टर चिंतला गोविंद रुजुलू। और नबार्ड बना था 12 जुलाई 1982 को। कौन सी कंपनी है जो $3 मिलियन इन्वेस्ट करेगी वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर कम्युनिटीज को सेफ वाटर एक्सेस देने के लिए? तो ये कंपनी है पेप्सिको। और पेप्सिको एक कंपनी के साथ मिलकर काम करेगी जिसका नाम है वाटर एड। और पेप्सिको कंपनी अमेरिका की है। पेप्सिको कंपनी के CEO हैं रामोन लागुआर्ता। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने जो IT प्रोफेशनल्स हैं, व्हाइट कॉलर जॉब में जो हैं, इंजीनियर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, उनके लिए जॉब पोर्टल बनाया है। तो इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा गया है कर्मभूमि पोर्टल। सो आंसर है कर्मभूमि पोर्टल। कौन सा मोबाइल ऐप है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं?
तो इस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन। इससे आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। पहले लोग कैम स्कैनर यूज करते थे जो चाइनीज ऐप था, इसलिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अपना खुद का मोबाइल ऐप बनाया है। भारत और भूटान के बीच एक नया ट्रेड रूट स्टार्ट हुआ है, व्यापार रास्ता। यह वेस्ट बंगाल के कौन से शहर को जोड़ेगा? भूटान के पसाखा से। तो यह वेस्ट बंगाल के जयगांव को जोड़ेगा पसाखा। तो जयगांव से पसाखा तक एक नया रूट स्टार्ट हुआ है। जयगांव वेस्ट बंगाल में है और पसाखा भूटान में है। और भूटान में इंडिया की एम्बेसडर कौन है? रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज। भूटान की कैपिटल थिम्पू है और भूटान की करेंसी है नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम। भारत और भूटान मिलकर 2 प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। एक का नाम है मांग डेच्छू और दूसरे का नाम है खोलोंग छू। तो ये दोनों प्रोजेक्ट भी आपको याद रखने हैं। बंगाल की सरकार ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, कर्मा साथी प्राकल्पा, राइट। इस स्कीम में सरकार कितने अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडी देगी? कितने अनएम्प्लॉयड यूथ का टारगेट रखा है उन्होंने? तो याद रखिए, इन्होंने रखा है 1 लाख यूथ का। 1 लाख यूथ बंगाल के जो हैं उन्हें सॉफ्ट लोन और सब्सिडी दी जाएगी, जिससे वो सेल्फ रिलायंट बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। एक नदी बहती है बंगाल में, बराकार। ये कौन सी नदी में जाकर मिलती है? बराकार एक काफी इंपॉर्टेंट रिवर है और ये जाके दामोदर में मिलती है। बराकार ट्रिब्यूटरी है दामोदर की और दामोदर ट्रिब्यूटरी है हुगली की और हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहां पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया गया है। यह बंगाल में कहां पे है? तो याद रखिए, यह दुर्गापुर में है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CMERI। आंसर है दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट के लिए भी फेमस है, दुर्गापुर स्टील प्लांट। और यहां पे जो सोलर ट्री लगा है इसकी कैपेसिटी है 11,500 वाट, या आप इसे 11.5 किलोवाट भी बोल सकते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री बन गया है। इससे पहले लंदन में था सबसे बड़ा, जिसकी कैपेसिटी थी 8.6 kW, लेकिन अब इसकी है 11.5 kW। सुंदरबन डेल्टा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जैसा मैंने पूछा था, तो ये है साउथ 24 परगना में, सुंदरबन डेल्टा। ये मैंग्रोव ट्रीज के लिए फेमस है, ये भी याद रखिए। और सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे एक ट्रीज मिलते हैं जिन्हें सुंदरी ट्रीज कहा जाता है, सुंदरी वृक्ष या सुंदरी ट्रीज। वेस्ट बंगाल की सरकार ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीता, कौन सी योजना के लिए? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड इन्होंने जीता सबूज साथी स्कीम के लिए। सो आंसर है सबूज साथी। और सबूज साथी स्कीम जो है 2015 में स्टार्ट की थी ममता बनर्जी ने। इसमें जो बच्चे हैं क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के, उन्हें बाइसिकल दी जाती है सरकार की तरफ से, जिससे वो ट्रैवल कर सकें स्कूल वगैरह में, राइट। तो इस स्कीम में लगभग 1 करोड़ के आसपास साइकिल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं अभी तक, और इसको वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड दिया गया। कौन सा बैंक है जिसने वेस्ट बंगाल को कोलकाता में इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए $105 मिलियन का लोन दिया है? 105 मिलियन टोटल लोन है, यानी 10.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर। सो ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कोलकाता में इंप्रूव किया जाएगा। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है। सो वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो याद रखिए, वर्ल्ड बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों एक ही पर्सन है, और इनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मेल्पस। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महानंदा और कौन सी रिवर के बीच में है? महानंदा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, और दार्जिलिंग में ही सिंगलीला नेशनल पार्क भी है। सो ये महानंदा और तीस्ता रिवर के बीच में है। तीस्ता रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्रा में जाकर मिल जाती है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा में जाके बांग्लादेश में मिलती है, राइट। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में बोलते हैं जमुना रिवर, और महानंदा रिवर जो है ये बांग्लादेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती है, जहाँ पे गंगा को पद्मा बोला जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं, जहाँ पे महानंदा उसमें जाके मिल जाती है। तो तीस्ता रिवर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, और महानंदा रिवर ट्रिब्यूटरी है गंगा की। और तीस्ता और महानंदा के बीच में है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दार्जिलिंग में, राइट। और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल होगा, और ये बर्ड फेस्टिवल आयोजित किया गया 20 से 23 फरवरी तक। तो ये भी याद रखिए, एक इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किया गया। बहुत सारे बर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट बर्ड्स जो माइग्रेट करके महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आते हैं।
एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपको याद रखनी है वो है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि भारत की जो 5 बेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उसमें से एक है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापारा नेशनल पार्क, ये दोनों वेस्ट बंगाल के थे, बेस्ट 5 में से 2, और जो बचे हुए 3 हैं वो हिमाचल से थे। एक तो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक थी सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और एक था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये 3 थे हिमाचल के और 2 थे वेस्ट बंगाल के, जल्दापारा नेशनल पार्क और रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करता है? एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारे कल्चर और टूरिज्म दोनों के मंत्री एक ही हैं और इनका नाम है प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अभी अभी गूगल के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट। लाइफ इन मिनिएचर। आपको यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही नहीं, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है, राइट। और इन्होंने अभी अभी एक चीज कही है। वो क्या? इन्होंने ये कहा है कि जो अंडमान और निकोबार में ट्राइब्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि ओंग रहते हैं या जरावा रहते हैं, सेंटिनलीज रहते हैं, शॉम्पेन रहते हैं। तो ये सब जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, राइट। ये ट्राइब्स बहुत सेंसिटिव हैं। किसी भी तरह का अगर डिग्रेडेशन होगा एनवायरनमेंट का या इनको कंप्लीट आइसोलेट ही रहने दिया जाए, दीज आर वेरी वल्नरेबल ट्राइब्स, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कहा है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ अभी अभी 8 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था ये। ये इसका कौन सा एडिशन है? यहाँ पे बहुत सारी फिल्में दिखाई गई ग्रेट एक्टर्स की, लाइक सौमित्र चैटर्जी, इरफान खान, शांतु मुखर्जी, राइट। ये 8 से 15 तारीख तक हुआ था और ये 26th एडिशन था। आंसर है 26th एडिशन ऑफ द कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वेस्ट बंगाल की पहली चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑन अ बोट, ये कहां पे इनॉग्रेट की गई? चिल्ड्रंस लाइब्रेरी ऑन अ बोट, बेसिकली ये एक नाव के ऊपर बनाई हुई है और ये जो बोट है ये ट्रैवल करेगी बेलूर मठ, राइट। बेलूर मठ से ट्रैवल करेगी ये और बेलूर मठ से जाएगी और फिर वापस आएगी। ये मिलेनियम पार्क है एक, आपने सुना होगा कोलकाता में। मिलेनियम पार्क से बेलूर मठ तक जाएगी और वापस आएगी। आंसर है कोलकाता। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी एक नेचुरल गैस पाइपलाइन को इनॉग्रेट करा है दुर्गापुर और कौन से सिटी के बीच में? याद रखिए ये जो पाइपलाइन है ये 348 किलोमीटर की पाइपलाइन है, 348 किलोमीटर, और ये बिहार के धोबी, धोबी इज अ सिटी इन बिहार, वहां से लेके ये कनेक्ट करेगी दुर्गापुर, राइट। दुर्गापुर विच इज फेमस फॉर सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड फॉर द दुर्गापुर स्टील प्लांट ऑल्सो। और दुर्गापुर में जो CMERI है यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भी लगाया गया था। धोबी टू दुर्गापुर। और ये जो पाइपलाइन है, राइट, ये जो पाइपलाइन है ये कौन सी कंपनी लगाती है? सारी पाइपलाइन ये लगाती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इस प्रोजेक्ट का नाम है ऊर्जा गंगा। ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में पूरे इंडिया को कनेक्ट किया जा रहा है पाइपलाइन से। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन कौन है? मिस्टर मनोज जैन। भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनमें से एक है गेल। और हमारे तेल और गैस के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हावड़ा से लेके जो कालका ट्रेन चलती है जिसको बोलते हैं हावड़ा टू कालका मेल, इसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? याद रखिए इसका नाम रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। और आपको बता दूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को पैदा हुए थे। 23 जनवरी उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और 23 जनवरी 2022 नेताजी की 125th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाएगी। इनफैक्ट ऐसी भी कहानी है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने भी इस ट्रेन में वो बैठे हुए हैं, राइट। ऐसी भी एक कहानी है। खैर 23 जनवरी 2022 को 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। अभी अभी 100th किसान रेल चली। किसान रेल जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो जो पहली किसान रेल है वो कहां से कहां चली थी? वो चली थी देवलाली से दानापुर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आया था। देवलाली महाराष्ट्र में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, और दानापुर बिहार में है, पटना में। और 100th किसान रेल कहां से कहां तक चली है?
तो ये चली वेस्ट बंगाल से और कहाँ तक, महाराष्ट्र। सो आंसर है महाराष्ट्र। बेसिकली ये संगोला से शालीमार तक चली। जो संगोला है ये महाराष्ट्र में है और शालीमार जो है ये वेस्ट बंगाल में है। तो ये जो है संगोला से शालीमार के बीच में चली और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके ये गई थी, जैसे अनियन, चिलीज, कैप्सिकम, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ग्रेप्स, ऑरेंजेस वगैरह, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया का 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन वेस्ट बंगाल में इनॉग्रेट करा है? सो वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहां पे तेल मिला है बहुत ज्यादा, और ये है अशोकनगर। ओके, अशोकनगर। अशोकनगर कहाँ है? ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में है और यहाँ पे तेल मिला है, काफ़ी ज़्यादा तेल मिला है और ONGC उसको एक्सप्लोर कर रही है और उसको फिर फाइनली निकाला जाएगा ऑयल को। तो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग बेसिन होगा ये और काफ़ी बड़ा बेसिन है ये, तो याद रखिए। इन एनी केस ONGC इंडिया में 72% जो तेल निकलता है वो ONGC निकालती है, राइट, ऑयल एंड गैस नेचुरल कॉरपोरेशन। सो इसका आंसर है ONGC। चिलाहाटी से लेके हॉल्दरबारी तक एक रेल लिंक बना है, तो ये वेस्ट बंगाल और कौन से स्टेट को बांग्लादेश से जोड़ेगा? ये जो प्लेस है हल्दीबारी, ये कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, ओके, वेस्ट बंगाल के। और चिलाहाटी जो प्लेस है ये बांग्लादेश में है। सो चिलाहाटी से हल्दीबारी तक जो लिंक है ये बांग्लादेश को कनेक्ट करेगा कूच बिहार से और फर्दर ये कनेक्ट करेगा असम को। सो आंसर है इसका असम, चिलाहाटी से हल्दीबारी। ये ब्रॉड गेज रूट है जो बेसिकली पहले चलता था लेकिन बाद में बंद कर दिया गया था, अब इसको फाइनली रिवाइव किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है, वेस्ट बंगाल में पहली बार एक डीप सी पोर्ट बन रहा है, राइट, डीप सी पोर्ट। ये कहाँ पे बनेगा? सो ये बनेगा ताजपुर में। और ताजपुर कहाँ है? ताजपुर है ईस्ट मिदनापुर में या पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है ताजपुर। इसमें 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा और इससे 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट हैं इसके अलावा। एक तो कोलकाता पोर्ट है जिसको अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट 150 ईयर्स पुराना है और इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। और दूसरा पोर्ट है हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट। भारत में अभी कितने मेजर पोर्ट कितने हैं इंडिया में ये पता है आपको? 13 हैं। पहले 12 थे, अभी एक नया बना है महाराष्ट्र में जिसका नाम है वधावन पोर्ट। तो टोटल अब इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं। कौन सा बैंक है जिसने इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है $50 मिलियन? बेसिकली ये लोन देगा वो वेस्ट बंगाल को पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स करने के लिए। सो वेस्ट बंगाल को $50 मिलियन का लोन ये देगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है और इस बैंक के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम चलाई हुई है जिसमें अगर कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो आपको स्मार्ट कार्ड मिलते हैं वुमेन को, जिसमें वो 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट उन्हें मिलता है, 5 लाख रुपए तक का बीमा। सो ये जो स्कीम है ये 26 नवंबर 2020 को स्टार्ट की गई थी, राइट। इसका नाम है स्वास्थ्य साथी, स्वास्थ्य साथी। और 26 नवंबर को स्पेशल क्या होता है? 26 नवंबर को एक तो होता है नेशनल मिल्क डे, क्योंकि ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन का बर्थडे होता है जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे होता है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसका नाम है कर्माई धर्मा, विच मीन्स वर्क इज वर्शिप। सो इस स्कीम में कितने यूथ हैं बंगाल के जिन्हें एक मोटर बाइक दिया जाएगा सरकार की तरफ से? सो टोटल जो यूथ हैं उन्हें 2 लाख यूथ ऐसे हैं जिन्हें 1 मोटर बाइक दिया जाएगा सरकार की तरफ से। सो आंसर है 2 लाख यूथ, राइट, 2 लाख यूथ। इससे ये जो यूथ हैं इनको रोजगार मिलेगा। बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक ओवरऑल स्कीम है जिसका नाम है दुआरे दुआरे पश्चिम बंग सरकार, दुआरे दुआरे पश्चिम बंग सरकार, विच मीन्स गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, राइट। सो ये जो यूथ है इन्हें बाइक क्यों दिया जा रहा है? बाइक के पीछे एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स में ये चीजें रख सकते हैं, साड़ी, क्लोथ्स वगैरह बेच सकते हैं, इसलिए ये दिया जा रहा है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल बनाएगा, एंटी इलेक्ट्रोक्यूशन सेल, जिससे कौन से एनिमल की डेथ को प्रिवेंट किया जा सके। क्योंकि ये जो एनिमल है बहुत ज़्यादा बिजली की तारों में अलझ कर और मतलब बिजली की तारों से टकरा के डेथ हो जाती है। सो हम बात कर रहे हैं एलिफेंट की। सो आंसर है एलिफेंट। और वेस्ट बंगाल में 2 एलिफेंट रिजर्व हैं, एक तो है ईस्टर्न दुआर,
ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व और दूसरा कौन सा है? दूसरा है मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। अभी अभी सागर कवच एक्सरसाइज हुआ, यह वेस्ट बंगाल और कौन से दूसरे स्टेट के जॉइंट कॉपरेशन से हुआ? सागर कवच एक्सरसाइज ये पैराद्वीप कोस्ट पे हुआ था, और पैराद्वीप आप जानते हैं इट इज फेमस फॉर द रिफाइनरी एंड इट इज अ पोर्ट ऑल्सो इन ओडिशा। सो वेस्ट बंगाल और ओडिशा ने जॉइंट कॉपरेट करके एक कोस्टल एक्सरसाइज किया था जिसका नाम है सागर कवच। भारत का पहला टायर पार्क ये वेस्ट बंगाल में कहां पे बन रहा है? टायर पार्क ये बन रहा है एस्प्लानाड में, एस्प्लानाड एरिया जो कोलकाता में है। सो आंसर है कोलकाता। भारत का पहला टायर पार्क। यहां पे बेसिकली जो टायर होते हैं जो यूजलेस हो जाते हैं या जो उनका स्क्रैप होता है, डिफेक्टिव पार्ट्स होते हैं, उनसे आर्ट वर्क बनाया जाएगा। कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर, राइट, ये कौन सी बार हुआ था? अभी अभी 2021 में। ये होगा जुलाई में होगा एक्चुअली, सेंट्रल पार्क ग्राउंड ऑफ सॉल्ट लेक। सो याद रखिए ये 45th एडिशन होगा, और इस बार जो फोकस कंट्री है इसमें वो है बांग्लादेश। फोकस कंट्री बांग्लादेश है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि इस साल बांग्लादेश की आज़ादी को जो है गोल्डन जुबली ईयर होगा, क्योंकि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 1971 में और हम बात कर रहे हैं 2021 की, तो इसको 50 साल पूरे हो जाएंगे, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश की आज़ादी का ये 50वां साल है। और जो पिछला साल था 2020, वो 100th एनिवर्सरी थी शेख मुजीबुर रहमान की। एंड शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्हें बांग्लादेश का फादर बोलते हैं। अभी जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, ये उनके फादर थे शेख मुजीबुर रहमान। और शेख मुजीबुर रहमान के उनकी लाइफ के ऊपर, उनके जीवन पर एक फिल्म बनेगी, और इस फिल्म को बनाएगा कौन? श्याम बेनेगल। ये भी ध्यान रखिए, श्याम बेनेगल, एक इंडिया और बांग्लादेश मिलकर फिल्म बनाएंगे शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर, और उसको बनाएंगे श्याम बेनेगल। और शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु भी कहा जाता था, बंगबंधु। इनकी पार्टी का नाम था आवामी लीग, जो अभी बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी है। अभी अभी एक नई पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू हुई है ढाका और कौन से शहर के बीच में? ये 26 मार्च 2021 से स्टार्ट हुई। तो याद रखिए ये है सिलीगुड़ी और ढाका के बीच में। कई बार आपको हो सकता है ऑप्शन में सिलीगुड़ी ना मिले, न्यू जलपाईगुड़ी मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और इस पैसेंजर ट्रेन का नाम मिताली एक्सप्रेस रखा हुआ है, मिताली एक्सप्रेस। इस ट्रेन को चलाने के लिए एक रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी, चिलाहाटी से हल्दीबारी तक। चिलाहाटी से हल्दीबारी, तो ये एक नई रेलवे लाइन भी बिछाई गई थी, ध्यान रखिए। और चिलाहाटी कहाँ पे है और हल्दीबारी कहाँ पे है? तो हल्दीबारी जो है वो बंगाल में है, कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में है, और चिलाहाटी जो है वो बांग्लादेश में है। और ये जो ट्रेन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये 26 मार्च का दिन जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस दिन बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे हो गए। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तो अब 2021 26 मार्च को उन्होंने अपना 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया था, इसलिए यह दिन इंपॉर्टेंट था। भारत की सरकार ने अनाउंस करा है कि एक म्यूजियम खोला जाएगा, एक संग्रहालय खोला जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन है वो इसमें शोकेस किया जाएगा। तो ये कोलकाता में खुलेगा, इसकी लोकेशन याद रखिए, कोलकाता। तो ये उनकी कौन सी बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए खोला जाएगा? तो याद रखिए ये इनकी 23 जनवरी 2021 इस बार था, और 23 जनवरी 2022 अगले साल है। तो 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी होगी। तो आंसर है 125वीं बर्थ एनिवर्सरी। और 23 जनवरी 2021 को इनकी 124वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो 124वीं से 125वीं के बीच में जो साल है उसमें ये म्यूजियम बनाया जाएगा। ये अनाउंसमेंट करी हमारे कल्चर मिनिस्टर ने, जिनका नाम है प्रहलाद पटेल। और प्रहलाद पटेल जो हैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दामोह, और प्रहलाद पटेल हमारे टूरिज्म मिनिस्टर भी हैं, पर्यटन मंत्री भी हैं। हमारे जो ट्राइबल अफेयर मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, इन्होंने 2 ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। ठीक है, तो एक ग्वालियर में बना है, दूसरा कहां पे बना है? दूसरा कोलकाता में बना है। ये जो शोरूम होते हैं ट्राइब्स इंडिया, इनमें जो भी ट्राइबल लोग अपने हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उनको सेल किया जाता है, और जो भी इनकम होती है वो ट्राइबल्स को दी जाती है। तो विभिन्न एयरपोर्ट्स पे, कई बार रेलवे स्टेशन पे, मॉल्स में ट्राइब्स इंडिया के शोरूम खोले जाते हैं।
यहाँ पे ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट, ट्राइबल क्लोथिंग, जो भी वो कपड़े बनाते हैं, जो भी हाथों से चीज़ें बनती हैं, कई बार बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें यहाँ पे सेल की जाती हैं। तो आप भी अगर कोई ट्राइब्स इंडिया का शोरूम देखें तो वहाँ से ज़रूर बाय करें, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे वहाँ पे आपको सामान मिल जाएगा। और एक ग्वालियर में खुला है और एक कोलकाता में खुला है। हमारे जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी खुंटी है झारखंड में। ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और ये इंडियन आर्चरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय तीरंदाजी संघ, इंडियन आर्चरी एसोसिएशन। यहाँ पे आपको यह भी बता दूं कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इन्होंने अभी अभी 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं। एक का नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। स्वास्थ्य पोर्टल जो है वो ट्राइबल न्यूट्रिशन को लेकर है। सो स्वास्थ्य पोर्टल इज अबाउट ट्राइबल न्यूट्रिशन। जो दूसरा पोर्टल है उसका नाम है श्रम शक्ति पोर्टल। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है ट्राइबल हेल्थ के लिए, जिसका नाम है अनाम्य। और ये जो ट्राइबल शोरूम होते हैं, इनको रन कौन करता है? इनको ट्राइफेड रन करता है, ट्राइफेड। कोलकाता में कौन सा ब्रिज है, कौन सा पुल है जिसका नाम जय हिंद पुल रखा गया है? अगेन सुभाष चंद्र बोस जी की 125th बर्थ एनिवर्सरी आने वाली है, उसको कमेमोरेट करने के लिए। तो ये जो पुल है इसका नाम है मौजर हाट ब्रिज, और ये 650 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, राइट। सो ये ब्रिज जो है डायमंड हार्बर रोड पे है। ये बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट है कोलकाता का, उसको साउथ वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ बेहला उससे कनेक्ट करता है। तो आंसर है मेजर हाट ब्रिज। अभी अभी एक फास्ट पेट्रोल वेसल जो होता है पेट्रोलिंग के काम आता है, निगरानी रखने के, सर्वेलेंस के काम आता है। इसका नाम है ICGS कनकलता बरुआ। ICGS मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया है। इसका नाम कनकलता बरुआ के नाम पे रखा गया है। कनकलता बरुआ का जन्म हुआ था दर्रांग डिस्ट्रिक्ट असम में, और ये एक फ्रीडम फाइटर थी। क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था। सो ये शिप इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कोलकाता में कमीशन किया गया। ये शिप कौन सी कंपनी ने बनाया है? इस शिप को बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर लिमिटेड। इसको GRSE बोलते हैं और इसका हेडक्वार्टर कंपनी का कोलकाता में है। GRSE पहली कंपनी है जिसने 100 जहाज बना के इंडियन नेवी को दिए थे, 100 वॉरशिप्स बना के इंडियन नेवी को दिए थे। और इन्होंने कुछ जहाज और भी बनाए हैं, जैसे कनकलता बरुआ एक हो गया, फिर एक है जिसका नाम है ICGS एनी बेसेंट। एक का नाम एनी बेसेंट के नाम पे रखा है, एक का नाम प्रियदर्शिनी के नाम पे रखा है। प्रियदर्शिनी मतलब इंदिरा गांधी को प्रियदर्शिनी बोलते थे। फिर एक है ICGS कमला देवी, इनका नाम कमला देवी चट्टोपाध्याय के नाम पे रखा है। और एक अमृत कौर इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी, राजकुमारी अमृत कौर। तो ये सारे जहाज जो हैं इनकी लेंथ लगभग 50 मीटर है और ये पेट्रोलिंग के काम आएंगे। वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी पश्चिम बंगाल का यातायात निगम, उसने अभी अभी भारत की पहली ट्राम लाइब्रेरी बनाई है। ये कहां पे बनाई है? तो याद रखिए, ये लाइब्रेरी कोलकाता में बनी है। कोलकाता में बनी है, ये भारत की पहली लाइब्रेरी है जो ट्राम के ऊपर है। और ये बेसिकली ट्राम लाइब्रेरी का मतलब ये है कि ट्राम चलेगा, उसके अंदर लाइब्रेरी होगी। तो ये ट्राम कहां से कहां तक चलेगा? ये चलेगा श्याम बाजार से एस्प्लानाड तक, श्याम बाजार से एस्प्लानाड तक। पहला ट्रायल कंटेनर शिप कोलकाता से कौन से शहर तक गया? चट्टोग्राम पोर्ट का इस्तेमाल करके। तो याद रखिए, यह गया था अगारतला तक। अगारतला जो है आप जानते हैं त्रिपुरा की कैपिटल है। तो बेसिकली चट्टोग्राम जो पोर्ट है, ये इसको चिटागोंग पोर्ट भी बोलते हैं और ये बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में 2 फेमस पोर्ट हैं, एक तो चट्टोग्राम और दूसरा मोंगला। और चट्टोग्राम और मोंगला जो दोनों पोर्ट हैं, इनको इंडिया यूज कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने बताया कि ये जहाज कोलकाता से अगारतला गया था और बीच में ये चट्टोग्राम पोर्ट पे इसने हॉल्ट किया था, राइट। हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है? मिस्टर मनसुख मांडविया। आपको यह भी बता दूं कि त्रिपुरा को बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट से कनेक्टिविटी बढ़ा दी गई है। इसके लिए एक ब्रिज बना है जिसका नाम है फैनी ब्रिज। फैनी ब्रिज का असली नाम रखा है अभी अभी मैत्री सेतु।
फैनी ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि फैनी एक नदी का नाम है जो त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर पे फ्लो करती है। फैनी रिवर के ऊपर मैत्री सेतु बना है जिसको फैनी ब्रिज भी बोलते हैं। इससे त्रिपुरा का जो टाउन है सबरूम, उसको बांग्लादेश से जोड़ा गया है, बांग्लादेश के रामगढ़ नाम के टाउन से जोड़ा गया है। भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस ये वेस्ट बंगाल में कौन से शहर में शुरू हुआ? भारत का पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डाक विभाग जो होता है उसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये 2 पोस्ट ऑफिस है कोलकाता के जिनमें स्टार्ट किया गया है। तो आंसर है कोलकाता। और ये 2 पोस्ट ऑफिस कौन से हैं? एक तो है नबाड़ी गंटा आईटी पोस्ट ऑफिस, नबाड़ी गंटा आईटी पोस्ट ऑफिस। ये नबाड़ी गंटा आईटी पोस्ट ऑफिस जो है ये सॉल्ट लेक सिटी के सेक्टर 5 में है, और दूसरा जो पोस्ट ऑफिस है वो न्यू टाउन में है, न्यू टाउन। तो ये 2 जगह पे पोस्ट ऑफिस ने फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस स्टार्ट करी है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसे आइकॉनसैट बोलते हैं, ये 5 से 7 मार्च 2021 कोलकाता में आयोजित किया गया, कोलकाता में ऑर्गेनाइज किया गया। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? आइकॉनसैट को। इसको किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। तो आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें 5M के ऊपर बात हुई, 5M यानी इस कॉन्फ्रेंस में यह बात हुई कि इंडिया को 5M चाहिए नैनो साइंस में। ये 5M कौन से हैं? एक तो है मटेरियल, एक है मैकेनिकल, एक है मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर और मशीन्स। ये 5M चाहिए हमें नैनो टेक्नोलॉजी में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है जिसे ब्लैक कैट्स कमांडोज भी बोलते हैं, ब्लैक कैट्स, एनएसजी रीजनल हब कैंपस बना है अभी जिसका इनॉग्रेशन खुद हमारे गृह मंत्री ने किया। वेस्ट बंगाल में किस शहर में बना है ये एनएसजी का रीजनल हब कैंपस? तो ये बना है कोलकाता में। तो आंसर है कोलकाता। कोलकाता में एनएसजी का, और एनएसजी के डायरेक्टर जनरल कौन है इस वक्त? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी M.A. गणपति, M.A. गणपति। अभी एक बुक लिखी गई है, बंगाली नॉवल बेसिकली एक है रातेर कोलकाता। तो इसका अब इंग्लिश ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, कैलकाटा नाइट्स। तो ये किसने लिखी है? तो याद रखिए इसको लिखा है हेमेंद्र कुमार रॉय ने, हेमेंद्र कुमार रॉय। एक्चुअली ये बहुत पुरानी बुक है रातेर कोलकाता, ये 1923 में लिखी गई थी, आज से लगभग 100 साल पहले। लेकिन अभी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है और इसका नाम कैलकाटा नाइट्स रखा गया है। इसको ट्रांसलेट करा है रजत चौधरी ने। अमेजॉन इंडिया, इसने पार्टनरशिप करी है ईस्टर्न रेलवे के साथ। ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। सो अमेजॉन इंडिया ने ईस्टर्न रेलवे के साथ पार्टनरशिप करी है टू सेटअप अ पिकअप कियोस्क। ये पिकअप कियोस्क कौन से रेलवे स्टेशन पे वेस्ट बंगाल के रखा गया है? ये है सियालदा रेलवे स्टेशन। सियालदा रेलवे स्टेशन पे पिकअप कियोस्क लगाया है अमेजॉन ने इंडियन रेलवेज के ईस्टर्न रेलवेज के साथ पार्टनरशिप करके। कोलकाता की जो पुलिस है उसने अपना तीसरी बार एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं उन्हें सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है। इसका नाम क्या है प्रोजेक्ट का? इसका नाम है सुकन्या प्रोजेक्ट। सुकन्या प्रोजेक्ट, इसमें लड़कियों को जो कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, स्कूल्स में पढ़ रही हैं कोलकाता में, उन्हें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। महातीर्थ भूमि और महापुण्य भूमि, ये 2 योजनाएं वेस्ट बंगाल सरकार ने स्टार्ट करी हैं। किस पर्पज से? हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको कंजर्व करने के लिए, पिलग्रिमेज जो है उन सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मंदिरों के लिए फ्री जगह देने के लिए, या रिलीजियस बस है ये एक। तो याद रखिए ये करी है हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उनको कंजर्व करने के लिए। बहुत सारे टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा और चर्चेज हैं वेस्ट बंगाल में जो डाइलैपिडेटेड कंडीशन में है, बहुत टूट फूट गए हैं। उनकी मरम्मत करवानी है, उनको ठीक करवाना है, उनको रिपेयर करवाना है, रेस्टोर करवाना है। इसके लिए महातीर्थ भूमि, महातीर्थ भूमि का मतलब होता है ग्रेट पिलग्रिमेज लैंड, ग्रेट पिलग्रिमेज लैंड, और महापुण्य भूमि मतलब ग्रेट सैक्रेड लैंड। तो ये 2 स्कीम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, राइट। ये उनका वेस्ट बंगाल का जो इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अफेयर डिपार्टमेंट है उन्होंने स्टार्ट करी है।
वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक सड़कें रिपेयर करने के लिए, रोड्स को रिपेयर करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट करी है। इसका नाम क्या रखा है? ये ममता बनर्जी ने खुद लॉन्च करी है। इसका नाम है पथश्री अभियान। तो आंसर है ऑप्शन बी, पथश्री अभियान। इसमें 7000 रोड्स हैं जो टोटल मिला के 12,000 किलोमीटर के हैं वेस्ट बंगाल में, उनको रिपेयर किया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट करी ममता बनर्जी ने। उनका जो प्रोग्राम आता है जिसका नाम है दीदी के बोलो, दीदी के बोलो, उसमें अनाउंसमेंट इसका किया था। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने इनॉग्रेट किया DST IIEST सोलर PV हब। ये वेस्ट बंगाल में किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट हुआ है? DST सोलर PV हब, याद रखिए इसको इनॉग्रेट किया गया अभी अभी शिवपुर में। जगह का नाम है शिवपुर और शिवपुर हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। सो आंसर है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि वो सेव वाटर डे हर साल मनाया करेंगे, जिससे वाटर कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ये किस दिन मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 12 जुलाई को हर साल। 12 जुलाई को हर साल बंगाल में सेव वाटर डे मनाया जाएगा। बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव यानी नेशनल कल्चरल फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करा। तो ये कौन सा एडिशन था, कौन सी बार हो रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव? और ये कूच बिहार पैलेस में हुआ था। तो याद रखिए इस बार ये 11th एडिशन था। 11th एडिशन था इस फेस्टिवल का। और ये जो फेस्टिवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको करवाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर उनका मेन फेस्टिवल है ये, और ये 2015 से ऑर्गेनाइज हर साल किया जाता है। अभी अभी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक कैंपेन चलाया, अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें जो ग्रीनरी है और एनवायरनमेंट क्लीन, ये दो थीम थे इसके। एक तो हमें जो ग्रीनरी है उसको प्रिजर्व करना है और एक एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। तो इसका नाम क्या था? इस अवेयरनेस कैंपेन को कोलकाता में लॉन्च किया था ममता बनर्जी ने, और इसका नाम था सेव ग्रीन स्टे क्लीन। सेव ग्रीन स्टे क्लीन। दुनिया का पहला म्यूजियम कौन से संत के लिए, किस सेंट, 16th सेंचुरी सेंट हैं ये, इनकी लाइफ और टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिए अभी अभी दुनिया का पहला म्यूजियम बना है इन सेंट के ऊपर, और ये वेस्ट बंगाल में बना है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में, ये कोलकाता में बना है। तो ये कौन से संत की बात हो रही है? ये बात हो रही है श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, इनके टीचिंग्स को प्रोपेगेट करने के लिए दुनिया में पहली बार एक म्यूजियम बना है। ये दुनिया का पहला है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में बना है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम विधान परिषद भी बोलते हैं। सो अब वेस्ट बंगाल एक बाई कैमरल सिस्टम को अडॉप्ट करेगा, यानी वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी, असेंबली तो है ही लेजिस्लेटिव असेंबली, और साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगा। तो लास्ट टाइम वेस्ट बंगाल में जो बाई कैमरल सिस्टम था वो कब तक था? तो याद रखिए 1969 तक था। 1969 वो साल था जब वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल को खत्म कर दिया गया था, यानी कि विधान परिषद को खत्म कर दिया गया था। और विधान परिषद बनाना बहुत आसान है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एक बिल पास करना होता है और उस पर गवर्नर के साइन चाहिए होते हैं। राइट, भारत में सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, जैसे यूपी, बिहार, इस तरह के जो राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, महाराष्ट्र वगैरह। तो अब 7वां राज्य बनेगा वेस्ट बंगाल, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा कलेक्शन हुआ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में। स्मॉल सेविंग स्कीम कौन से होते हैं? जैसे किसान विकास पत्र है, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, राइट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है। तो इन सबको स्मॉल सेविंग स्कीम बोलते हैं। तो स्मॉल सेविंग स्कीम का जो कलेक्शन हुआ पूरे इंडिया में, उसमें सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से हुआ। तो कितना हुआ वेस्ट बंगाल से, ये पूछा है। तो याद रखिए हमारी सरकार ने 90,000 करोड़ 90,000 करोड़ कलेक्ट किया फ्रॉम वेस्ट बंगाल, और ये जितना पूरा कलेक्शन था उसका 15% वेस्ट बंगाल ने कंट्रीब्यूट किया। सेकंड नंबर पे यूपी था। यूपी से जो कलेक्शन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ हुआ था। तो वेस्ट बंगाल वाज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द नेशनल सेविंग स्कीम्स। और ये कैलकुलेशन किया था नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है।
अभी अभी एक नई पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई है जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी। सो ये ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी, ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन सिलीगुड़ी में है, तो इनको आपस में कनेक्ट करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम है मिताली एक्सप्रेस। तो आंसर है मिताली एक्सप्रेस। और वेस्ट बंगाल को अभी 50 साल पूरे हुए आज़ादी के 26 मार्च 1971 से लेके अब 26 मार्च 2021, सो 50th ईयर था ये बांग्लादेश इंडिपेंडेंस का। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था इन द बैटल ऑफ लिबरेशन फॉर बांग्लादेश, जो पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर हुआ था। सो ये ट्रेन जो है ये ढाका कैंटोनमेंट और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलेगी और ये चिलाहाटी से होके आएगी। चिलाहाटी, आपको बता दूं, चिलाहाटी से लेके हल्दर बारी तक एक नया रूट भी क्रिएट किया गया है, ट्रेन रूट, इसी ट्रेन को चलाने के लिए। और भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी 2 ट्रेन चलती हैं। एक तो है मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? मैत्री एक्सप्रेस चलती है ढाका से कोलकाता, और जो दूसरी ट्रेन चलती है उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। बंधन एक्सप्रेस चलती है खुलना से कोलकाता, खुलना से कोलकाता। सो ये 3rd ट्रेन है जो इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करेगी। आईआईटी खड़गपुर ने कौन सी मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट? शोध और अनुसंधान के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ किया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, इसके हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, और हरदीप सिंह पुरी हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर भी हैं। एक बात और याद रखिए कि वेस्ट बंगाल 2 पोर्टल अभी अभी लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने पूरे इंडिया में, तो वेस्ट बंगाल में भी वो लॉन्च होंगे। एक का नाम है ई धरती जियो और दूसरे का नाम है ई संपदा पोर्टल। ये दोनों पोर्टल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने लॉन्च किए हैं। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, मां स्कीम। इसमें जो गरीब लोग हैं उन्हें बहुत ही सस्ता भोजन दिया जाएगा, मील दिया जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। तो कितने रुपए में मिलेगा? तो याद रखिए, इसमें एक राइस, दाल, वेजिटेबल और एग करी मिलेगी और 5 रुपए में सिर्फ मिलेगी गरीब लोगों को। तो इसमें 20 रुपए का प्लेट है ये, लेकिन इसमें 5 रुपए देने हैं पुअर पीपल को और 15 रुपए खर्चा सरकार उठाएगी। तो सब्सिडाइज होगा सरकार की तरफ से। यह किचन रोज दोपहर में 1 बजे से 3 बजे तक खुलेगा। आईआईटी खड़गपुर ने अभी अभी कौन सा नया डायग्नोस्टिक टेस्ट शुरू करा कोविड-19 के लिए? तो याद रखिए, इसका नाम है कोवीरैप डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी। कोवीरैप डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये आप ह्यूमन स्वैब के जो सैंपल हैं उनसे कर सकते हैं। एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसमें आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता। ये बिल्कुल न्यू डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो ये लॉन्च की थी आईआईटी खड़गपुर ने। यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी बता दूं कि इंडिया में एक कंपनी है पुणे में जिसका नाम है माईलैब। तो माईलैब ने एक सेल्फ टेस्ट बनाया है जिसका नाम है कोविसेल्फ। ये भारत का पहला एक डायग्नोस्टिक किट है, सेल्फ डायग्नोस्टिक किट, माईलैब के द्वारा। पुणे की कंपनी है कोविसेल्फ। और अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एबॉट लेबोरेटरीज। उन्होंने एक सेल्फ डायग्नोस्टिक किट बनाई है जिसका नाम है पैन बायो। ये भी इंडिया में अप्रूव हो गई है, पैन बायो भी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो कोलकाता मेट्रो रेलवे है उसका एक्सटेंशन अप्रूव करा। सो ये नोआपारा से कौन सी प्लेस तक एक्सटेंड किया? तो ये जाएगी नोआपारा से दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर वो जगह है जो जहां काली टेम्पल है बहुत फेमस, और एक संत थे जो स्वामी विवेकानंद के जो संत थे, रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर का सेंट बोलते थे, द सेंट फ्रॉम दक्षिणेश्वर। सो अब ये जो मेट्रो है ये पूरा नोआपाड़ा से दक्षिणेश्वर तक जाएगी। आईआईटी खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नया ऑयल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी निकाला है। कौन सी लीफ के लिए? तो ये जो लीफ है ये है बीटल लीफ। और बीटल को आप पान का पत्ता भी बोलते हैं, राइट? पान का पत्ता, पान खाते हैं ना खाना खाने के बाद। तो बीटल लीफ में ऑयल निकलता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अब आईआईटी खड़गपुर ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे आप 16% ऑयल ज्यादा निकाल सकते हैं और 30% एनर्जी कम लगेगी इस ऑयल को निकालने में। तो इससे काफी ज्यादा मुनाफा होगा जो बीटल लीफ ग्रोअर्स हैं उन्हें। वेस्ट बंगाल के कितने सिटीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में? तो याद रखिए, वेस्ट बंगाल इंडिया का ओनली स्टेट है जिसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आंसर है नन।
वेस्ट बंगाल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये इंडेक्स है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने करवाया था। इसमें सबसे पहला इंडेक्स था म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स ये भी बताता है कि कौन से सिटी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यानी नगर निगम ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया इंडिया में। तो इसमें जो सिटीज़ हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक बड़े सिटी मतलब जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, और एक छोटे सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है इंदौर का। इंदौर इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी है, ये मध्य प्रदेश में है। और जो छोटे म्युनिसिपैलिटीज़ हैं उनमें नंबर 1 था नई दिल्ली नगर निगम यानी न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये टॉप 10 है बड़े शहर और छोटे शहर म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। इसी तरह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ने भी बड़े शहर और छोटे शहर, बड़े शहरों में नंबर 1 है बेंगलोर और छोटे में शिमला। इसका मतलब भारत में सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर है बेंगलोर बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में हिमाचल का कैपिटल शिमला। तो ये 2 इंडेक्स हैं, इनमें आपको नंबर 1 पोजीशन याद रखनी है। आईआईटी खड़गपुर की टीम ने अभी अभी कोरनेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज जीता। तो ये कोरनेट ग्लोबल ये नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है कौन से कंट्री का? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और आईआईटी खड़गपुर की टीम गई थी, उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को हराया इसमें, जैसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, सबको हरा दिया। कोरनेट ग्लोबल का हेडक्वार्टर ये अटलांटा में है, जॉर्जिया में। जॉर्जिया स्टेट जो अमेरिका में है वहाँ पर है, अटलांटा जॉर्जिया। और इसमें 50 कंट्रीज से ऑलमोस्ट 11,000 रिप्रेजेंटेशंस थे। सो इसको जीता आईआईटी खड़गपुर ने। हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने 3 डे इनक्रेडिबल इंडिया मेगा होमस्टे डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। ये कहाँ पे हुआ, कौन से शहर में हुआ था? ये जगह टूरिज्म के लिए जानी जाती है, सो आपको बताना है ये वेस्ट बंगाल में कहाँ पे हुआ था। याद रखिए ये हुआ था दार्जिलिंग में। तो आंसर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में ये वर्कशॉप हुआ था। और ये बेसिकली जो कंसेप्ट ऑफ होम स्टे है, होम स्टे ये होता है कि आप एक घर बनवा दो और फिर आप उसे किराए पे दे सकते हो, टूरिस्ट को रेंट पे दे सकते हो। तो होम स्टे का कंसेप्ट बहुत पॉपुलर हो रहा है, एक तो कलिम्पोंग में और एक दार्जिलिंग में। ये 2 ही हिल स्टेशन है, नॉर्थ बंगाल की बात हो रही है, सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट बंगाल है वहां पे। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो टूरिज्म है उसकी टैगलाइन क्या है? ब्यूटीफुल बंगाल, ब्यूटीफुल बंगाल, राइट। कई जगह आप ये भी लिखा हुआ देखोगे द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो अलग अलग टैगलाइन यूज होता है, राइट। द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया या ब्यूटीफुल बंगाल। तो आंसर है दार्जिलिंग में हुआ था। अभी अभी एक बुक है सत्यजीत रे का जिसका नाम है अनदर डजन स्टोरीज। इसको बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, किसने किया है? यह बुक अब इंग्लिश में भी रिलीज हुई है और इसको ट्रांसलेट किया है, तो इसको अभी अभी ट्रांसलेट करा है इंद्रानी मजुमदार ने, इंद्रानी मजुमदार। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जो है रमेश पोखरियाल निशंक का, उन्होंने इनॉग्रेट करा टेकेथॉन 2021 आईआईटी खड़गपुर में टू प्रोमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका नाम क्या था, कौन सा टेकेथॉन था ये? तो इस बार जो टेकेथॉन था वो था एग्री फूड टेकेथॉन, एग्री फूड टेकेथॉन। तो ये इनॉग्रेट किया था और इसको आईआईटी खड़गपुर और नाबार्ड दोनों ने मिलकर इनॉग्रेट किया था, दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। अभी अभी साइक्लोन आया यास, इसने ओडिशा और बंगाल को बहुत बुरी तरह से हिट किया। तो ये साइक्लोन नाम यास किसने दिया था? साइक्लोन जो यास दिया था नाम, ये ओमान ने दिया था। यास का मतलब होता है अरेबिक लैंग्वेज में जैस्मिन, और ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में आया था, बे ऑफ बंगाल, और इसने ओडिशा और वेस्ट बंगाल को अफेक्ट किया था। एक और साइक्लोन आया था अभी जिसका नाम था टॉक्टे, लेकिन ये अरेबियन सी में आया था, इसीलिए इसने वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया को अफेक्ट किया था, मेनली महाराष्ट्र और कर्नाटका, गुजरात, इनको अफेक्ट किया था। तो साइक्लोन यास, यास जो नाम दिया था वो ओमान ने दिया था। ओमान एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, ओमान का जो कैपिटल है वो है मस्कट। कौन सा इंस्टीट्यूट है बंगाल का जिसने सोलर पावर्ड पेस्ट कंट्रोल सिस्टम बनाया है? यह पेस्ट कंट्रोल सिस्टम सोलर पावर पे चलता है, तो इसको बनाया है आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी खड़गपुर। कौन सा मिनिस्ट्री है जो 100th बर्थ एनिवर्सरी सत्यजीत रे का, उसमें 1 ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन उसको ऑर्गेनाइज करेगा? इंडिया का कौन सा मिनिस्ट्री है? तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। और सत्यजीत रे जो हैं उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में, जिसको आप कोलकाता बोलते हैं, और इनका जन्मदिन 2 मई 1921 को होता है।
तो 2 मई 2022 को 2021 2 मई 2021 इसी साल उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी था, तो उसमें एक साल लंबा जो सेलिब्रेशंस हैं वो चलेंगे। और इनकी डेथ कब हुई थी? 23 अप्रैल 1992 को इनकी डेथ हुई थी और इन्हें एक ऑनररी ऑस्कर भी दिया गया था, अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। तो मिनिस्ट्री है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इसके मिनिस्टर हैं मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एंड ही इज ऑल्सो द मिनिस्टर फॉर हैवी इंडस्ट्रीज एंड एनवायरमेंट ऑल्सो। वेस्ट बंगाल का कौन सा स्टेशन है जो 5000वां स्टेशन है इंडिया में जिसको फ्री वाईफाई मिला? फ्री वाईफाई मिलने वाला जो पहला स्टेशन था इंडिया का वो था मुंबई सेंट्रल, और 5000वां स्टेशन है मिदनापुर। तो याद रखिए 5000 स्टेशन जिसको फ्री इंटरनेट मिला था वो है मिदनापुर। और अगर आपसे पूछें 6000वां कौन सा है तो आंसर है हजारीबाग। हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है वो 6000 थे और 5000वां था मिदनापुर। सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल 2016 में। और ये फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर कौन रहा है? फ्री इंटरनेट को रेल टेल प्रोवाइड कर रहा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट। और इन्होंने पार्टनरशिप करी है गूगल के साथ, टाटा ट्रस्ट के साथ और भी कई कंपनियों के साथ जैसे पीजीसीआईएल, राइट, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सब मिलके फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर है मिदनापुर 5000। एवरी ईयर कोल माइनर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 4 मई को। इंडिया में कोल माइनिंग बिगैन हुआ था 1774 में फ्रॉम रानीगंज। सो रानीगंज कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल? रिमेंबर, रानीगंज is located in the Paschim Bardhaman district of West Bengal. The answer is Paschim Bardhaman. And the places like Asansol, Durgapur subdivision of Paschim Bardhaman. तो इंडिया में कोल माइनिंग सबसे पहले रानीगंज कोल फील्ड में स्टार्ट हुआ था और कोल माइनर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 मई। एंड हु इज द कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एनी आइडिया? कोल मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज मिस्टर प्रहलाद जोशी and his constituency is Dharwad. He is also the minister for parliamentary affairs. वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी, उन्होंने अनाउंस करा है कि कोलकाता पुलिस फोर्स का कौन सा बटालियन बनेगा, न्यू बटालियन ऑफ द कोलकाता पुलिस फोर्स। तो याद रखिए 23 जनवरी 2022 it will be the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. 23rd of January 2022, this date you have to remember. So it will be Netaji Battalion. Netaji Battalion, remember that. Indian Naval Landing Craft Utility L-58 commissioned into the Indian Navy at Port Blair has been built by which company? This is a landing craft utility ship, right? It is called L-58 and it has been commissioned into Port Blair. It has been built by the company indigenously GRSE, Garden Reach Shipbuilder and Engineer Limited, which is a company headquartered in Kolkata. This is also the first company that gave 100 warships to the Indian Navy. First company. And L-58 is an amphibious ship. It can carry troops also, right? So it is an amphibious ship. Where in West Bengal a dolphin safari has started, which is called Jalaj Safari. Remember, Jalaj Safari was started in different places in India. It was started at 6 places. Like it was started in Bijnor, it was started in Brij Ghat, it was started in Prayagraj, and it was started in Varanasi. And all of these 4 places are in UP. Then it was started at a place in Kahalgaon, which is in Bhagalpur district of Bihar. And it has started in Bandel. So remember, Bandel is a place in West Bengal where dolphin safari was recently started, and this is on the bank of the Ganga river. Indian Railways ने अभी रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है। ये वेस्ट बंगाल के कौन से स्टेशन पे किया है? तो रिमेंबर, इट इज द आसानसोल रेलवे स्टेशन। आसानसोल रेलवे स्टेशन के ऊपर रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये शुरू किया गया है। बेसिकली MEMU कोचेज हैं इंडियन रेलवेज के 2, ये 2 रेल के डब्बे पुराने हो गए थे तो इन्हीं में ये रेस्टोरेंट खोला गया है। इट इज कॉल्ड रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हमारा जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उसने 12 साइट्स इस बार अनाउंस करी है जिनको स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन में
कन्वर्ट किया जाएगा। इनमें वेस्ट बंगाल का कौन सा है? तो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव बोलते हैं इसे, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। हर साल इंडियन गवर्नमेंट 10 मिनिमम प्लेसेस सिलेक्ट करती है जिनका फिर वो पूरी तरह से क्लीनिंग करते हैं और वहां पे ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और ये जो सारा जो भी सुविधा होती हैं उनको अवेलेबल करवाती हैं। तो इसमें इस बार जो चुना है वो 12 जगह को चुना है, जैसे अजंता की केव्स हैं महाराष्ट्र में, या गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में, सन टेम्पल कोणार्क। उसमें वेस्ट बंगाल का एक प्लेस है वो है कालीघाट टेम्पल। सो कालीघाट टेम्पल हैज बीन चोजन अंडर द फेज 4। अभी फेज 4 चल रहा है स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस का। सो कालीघाट टेम्पल हैज बीन चोजन फॉर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस इनिशिएटिव। वेस्ट बंगाल का जो बजट हुआ था अभी लेटेस्ट 2021-22, इसमें एक प्रपोजल आया है कि कौन सा एयरपोर्ट है जिस एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह इसे सेटअप किया जाएगा। तो दिस इज द अंडाल एयरपोर्ट। अंडाल एयरपोर्ट, रिमेंबर अंडाल एयरपोर्ट, अंडाल इज वेयर? अंडाल इज अ प्लेस इन पश्चिम बर्धमान, पश्चिम बर्धमान। And what will be the name of this airport? This will serve Durgapur and Asansol, right? So इस एयरपोर्ट का नाम होगा काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट। एंड काजी नजरुल इस्लाम इज नोन एज राष्ट्र कवि ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश इन्हें नेशनल पोएट बोलते हैं इनका। काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, अंडाल एयरपोर्ट। सो it will be developed within the next 2 years and 150 crore has been allocated this year for the work in this, and it will be made into a greenfield airport and it will be an international airport. अभी वेस्ट बंगाल में एक नया ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन रहा है जिसका नाम है जंगल सुंदरी कर्मनगरी। तो ये वेस्ट बंगाल में कौन से डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप? याद रखिए, जंगल सुंदरी कर्मनगरी ये बनेगा रघुनाथपुर में, रघुनाथपुर, और रघुनाथपुर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो आंसर है इसका पुरुलिया। इसमें जो टोटल खर्चा आएगा वो 1148 करोड़ आएगा और ये ऑलमोस्ट 2500 एकड़ जमीन पर ये बन रहा है। ये अनाउंस किया वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर अमित मित्रा ने। तो आंसर इज पुरुलिया। अभी अभी ऑयल एंड गैस डिस्कवर किया गया नॉर्थ 24 परगना के अशोकनगर में, राइट? ऑयल एंड गैस। तो ये कौन सी कंपनी ने इसको डिस्कवर किया? तो ये कंपनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। अशोकनगर में ऑयल और गैस मिला है बहुत सारा, और हमारे जो ऑयल एंड गैस के मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ही इज ऑल्सो द स्टील मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री एंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम ऑफ वेस्ट बंगाल के तहत जो लोन है वो कितने से कितने रुपए तक प्रोवाइड किया जाएगा टूरिज्म इंडस्ट्री को, राइट? सो याद रखिए, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको लोन दिया जाएगा 50,000 से 10 लाख रुपए तक। सो फ्रॉम 50,000 to 10 lakh rupees they can take the loan and state government will bear 50% of the interest. So 50% इंटरेस्ट वेवर उन्हें मिलेगा। और ये टूरिज्म इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बैडली हिट हुआ है कोविड की वजह से, इसलिए उनको 50,000 to 10 लाख रुपीज लोन दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। इसमें 50% इंटरेस्ट वेवर गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें मिलेगा। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की एक स्कीम है पथश्री स्कीम। सो इसमें जो रोड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा पथश्री स्कीम के तहत, और एक रोड रिपेयर भी किया जाएगा पथश्री अभियान जो स्कीम है। सो पथश्री स्कीम में कितने किलोमीटर का रूरल रोड बनेगा वेस्ट बंगाल में अगले 5 सालों में? वेस्ट बंगाल में अगले 5 सालों में टोटल 46,000 किलोमीटर का रोड बनेगा। 46,000 किलोमीटर न्यू रूरल रोड बनेगा अगले 5 साल में। और इसमें 2021-22 में कितना बनेगा 46,000 में से? इसमें 10,000 किलोमीटर का न्यू रोड भी बनेगा और रिपेयर भी किया जाएगा पथश्री स्कीम में। इसमें 500 करोड़ एलोकेशन किया गया है 2021-22 के लिए। जो गरीब पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, जाहिर थॉन एंड माझी थॉन के, इनको कितना अमाउंट पर मंथ पेंशन मिलेगा सरकार की तरफ से, फाइनेंशियल ग्रांट मिलेगा? तो याद रखिए, जो पुरोहित हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट और ट्राइबल पुरोहित हों, उनको 1,000 रुपए मिलेंगे। सो आंसर है 1,000 रुपीज। पुअर प्रीस्ट ऑफ जाहिर थॉन एंड माझी थॉन विल रिसीव 1,000 पर मंथ। इनमें से
कौन सा पेंशन स्कीम है जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रन करती है फॉर SC/ST कम्युनिटी एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, द दिव्यांग कम्युनिटी? सो रिमेंबर, दिस इज जय जोहार, Tapsili Bandhu and Monobic. So the answer is all of the above. All of these are the pension schemes, and differently abled people now have been brought under the Monobic pension scheme, and pension is also being provided to all the old aged people of scheduled caste and scheduled tribe under Jai Johar and Tapsili Bandhu scheme, and the pension starts when they turn 60-year-old. Remember, all the widows who are more than 18 years old, they also get the pension. वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट टैबलेट प्रोवाइड करेगी 9 लाख स्टूडेंट्स को क्लास 12 के। ये स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है तरुणेर स्वप्नो। सो इसमें 9 लाख बच्चों को 10,000 रुपीज दिया जाता है जिससे वो टैबलेट या स्मार्टफोन खरीद सकें, और इस स्कीम का नाम है तरुणेर स्वप्नो। इस बार इनका टारगेट है 9 लाख बच्चों को 10,000 रुपीज दिए जाएंगे। सो दैट इज एन एक्सपेंस ऑफ 900 करोड़। युवा शक्ति योजना वेस्ट बंगाल में चल रही है, राइट? इसमें कितने स्टूडेंट हैं उनको हर 3 साल में सिलेक्ट किया जाएगा और उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो सरकारी डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। दे कैन डू अ ट्रेनिंग विद द गवर्नमेंट। सो इंटर्नशिप मिलेगा हर 3 साल में 10,000 बच्चों को। 10,000 students will be selected every 3 years, and they will get the opportunity to work as an intern in different departments of the government. And if they perform well, अगर वो इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको नौकरी भी दिया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड द युवा शक्ति स्कीम। देन देयर इज अ स्वास्थ्य साथी स्कीम। इसमें एक फैमिली को फ्री और कैशलेस मेडिकल बेनिफिट मिलता है। कितने अमाउंट तक का? गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स में। स्वास्थ्य साथी स्कीम जो है इसमें 5 लाख रुपए तक का आपको फ्री एंड कैशलेस मेडिकल बेनिफिट मिलता है। इसमें एक कार्ड भी बनता है जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य साथी कार्ड, और यह कार्ड रिन्यू होता है हर 3 साल के बाद। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पक्का हाउसेज प्रोवाइड कर रही है परमानेंट टी वर्कर्स को। इस स्कीम का नाम क्या है? पक्का हाउसेज आप जानते हैं, व्हाट आर पक्का हाउसेज? द कंक्रीट हाउसेज। तो इस प्रोग्राम का नाम है चा सुंदरी स्कीम ऑफ द वेस्ट गवर्नमेंट। इसमें 200 एकड़ जमीन पे पक्का हाउसेस बनवा के दिए जा रहे हैं फॉर द टी गार्डन वर्कर्स। रिमेंबर, असम इंडिया में सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करता है एज अ स्टेट, लेकिन अगर मैं सिटी की बात करूं सो इट इज दार्जिलिंग, एंड दार्जिलिंग इज नॉट इन असम, दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल, राइट? दार्जिलिंग इज इन वेस्ट बंगाल। अभी सामाजिक बिना मूल्य सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कितना वन टाइम ग्रांट मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा कंस्ट्रक्शन वर्कर को और वो वर्कर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करते? तो याद रखिए, वन टाइम ग्रांट मिलेगा 1,000 रुपया। 1,000 रुपया मिलेगा उनको जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो वर्कर काम करते हैं, उन्हें 1,000 वन टाइम ग्रांट सरकार की तरफ से मिलेगा। और इनका टारगेट है कि 45 लाख ऐसे लेबरर हैं जिन्हें दिया जाएगा पैसा 1,000 रुपीज ईच। तो टोटल एलोकेशन हो गया 450 करोड़। कृषक बंधु स्कीम है वेस्ट बंगाल का। इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा किसानों को, और रजिस्टर्ड बरगदर फ्रॉम द करंट अमाउंट ऑफ 5,000 पर एकड़ टू रुपीज हाउ मेनी पर एकड़। तो इसमें कृषक बंधु स्कीम में जो अमाउंट होगा वो 6,000 रुपीज होगा, 6,000 रुपीज होगा। और पहले 5,000 रुपीज था, अब इसको बढ़ा के 6,000 रुपीज पर एकड़ कर दिया गया है। सो 6,000 रुपीज इज पर एकड़, राइट? कितना स्कूल ओपन होंगे सदरी लैंग्वेज के लिए? जो सदरी लैंग्वेज यूज होता है टी गार्डन्स में, अगले 5 साल में तो कितना स्कूल ओपन किया जाएगा इन सदरी लैंग्वेज? तो दीज स्कूल्स विल बी 100 इन नंबर। 100 स्कूल्स ओपन किए जाएंगे वेस्ट बंगाल में फॉर सदरी लैंग्वेज, एंड 200 स्कूल ओपन किए जाएंगे इन द राजबोंगशी लैंग्वेज। 200 स्कूल राजबोंगशी लैंग्वेज। 500 स्कूल्स होंगे, 500 न्यू स्कूल्स इन ऑलचिकी लैंग्वेज, एंड 100 न्यू स्कूल्स होंगे नेपाली, हिंदी, उर्दू, कामतापुरी एंड कुरमाली लैंग्वेज। दीज आर ऑल इंडिजिनस लैंग्वेजेस। वेस्ट बंगाल का जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्कीम ऑफ अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए जो स्कीम है उसको अप्रूव कर दिया है। कितने और सालों के लिए? तो याद रखिए, ये 5 सालों के लिए अप्रूव कर दिया है, 5 सालों के लिए।
अभी इस स्कीम के तहत एक एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा, एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क, ये सिंगूर में बनेगा। सिंगूर में बनेगा 11 एकड़ जमीन के ऊपर। और एक रियल एस्टेट भी, इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बनेगा जिसका नाम है खास जंगल, खास जंगल इंडस्ट्रियल एस्टेट। खास जंगल इंडस्ट्रियल एस्टेट कहां पे बनेगा? ये मिदनापुर में बनेगा, मिदनापुर में बनेगा। तो ये था हमारा वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर कंप्लीट 1 ईयर के। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा, काफ़ी काम आएगा आपके। अगर वेस्ट बंगाल का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसको देख के जाना, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। मैं आपको बता दूं, डेली करंट अफेयर मैं पढ़ाता हूं और मेरी क्या क्वालिटी है ये आप देख सकते हैं। मेरे कम से कम 2-2.5 हज़ार वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उतना काफ़ी रहेगा ये गेज करने के लिए कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं डेली करंट अफेयर तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट 1000 रुपीज़ पर ईयर देकर मुझसे पढ़ सकते हैं। हमारा मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो मिलते हैं डेली करंट अफेयर हमारे मोबाइल ऐप पर। आप बिग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डेली करंट अफेयर मेरे हमारे वेबसाइट पे स्ट्रीम करके। सो सी यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वेस्ट बंगाल करंट अफेयर्स।